नहीं आ सकता। हे मिस्टर सॉन्ग, आप हमें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा था कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड औसत है, लेकिन आप विदेश में पढ़ाई कर सके जो कि इतनी महंगी है। आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब कैसे हो सकती है? सॉन्ग शिन्यू, बस हम भाइयों को सच बता दो, तुम किस रईस खानदान के यंग मास्टर हो? सॉन्ग शिन्यू धीरे से बोला, मैं ईमानदारी से किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वाकई उतनी अच्छी नहीं है। मेरे विदेश में पढ़ाई कर पाने की एकमात्र वजह मेरी गर्लफ्रेंड की मदद की वजह से थी। जब वो बोला, उसने मेरे चेहरे की ओर देखा जो उसके ठीक सामने बैठा था। मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली वाकई बहुत अमीर है। इसके अलावा वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसके साथ कई सालों तक विदेश में पढ़ा। सबने एक साथ प्रशंसा और तारीफ भरे शब्द कहे। अभी तो खाना सर्व भी नहीं हुआ है और हम भाई इस पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन PDA से ही तृप्त हो गए हैं। ली ने उसे छेड़ने में लीड ली, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को हमसे मिलवाने यहाँ कब ला रहे हो? सॉन्ग शिन्यू ने एक शर्मीली मुस्कान दी। हाँ बिल्कुल, जब सही समय आएगा मैं उसे सबसे मिलवाने लाऊंगा। हालांकि सॉन्ग शिन्यू दूसरों के सवालों के जवाब देने में बिजी था, लेकिन उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिकी थी, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी और न ही मैंने इस पर ध्यान दिया। सॉन्ग शिन्यू की आंखों में निराशा की एक झलक दिखी। तभी एक वेटर ऑर्डर करने के लिए टैबलेट लेकर आया। सॉन्ग ने तुरंत वो टैबलेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। शियान, जो चाहो बेझिझक ऑर्डर करो, मेरे साथ औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। मैंने दरियादिली से टैबलेट लिया और डिशेस चुनना शुरू किया। मैंने बहुत जल्दी और निर्णायक रूप से खाना ऑर्डर किया। बस कुछ ही मिनटों के बाद मैंने टैबलेट सॉन्ग शिन्यू को वापस दे दिया। क्या तुम लिस्ट देखना चाहते हो? सॉन्ग शिन्यू ने सीधे वेटर को टैबलेट थमा दिया। तुम्हारा टेस्ट निश्चित रूप से लाजवाब है। जल्द ही एक एक करके डिशेस सर्व होने लगी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, हर कोई बहुत खुशी खुशी खा पी रहा था और बातें कर रहा था, लेकिन सॉन्ग शिन्यू को जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ गलत है। पूरे 2 घंटे हो चुके थे और डिशेस अभी भी नॉन स्टॉप टेबल पर आ रही थी। साथ में हर तरह की इंपोर्टेड वाइन और हाई एंड ड्रिंक्स भी थे। हालांकि हर कोई स्वादिष्ट खाने और बेहतरीन वाइन का आनंद लेने में बिजी था। हर कोई बिना किसी रोक टोक के उसकी दरियादिली की तारीफ कर रहा था। सॉन्ग को इस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जब पार्टी खत्म हुई तो वेटर टेबल पर बिल लेकर आया। जैसे ही सॉन्ग शिन्यू ने बिल पर नंबर देखा, वो तुरंत दंग रह गया। 9,80,000 युआन। शिन्यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अवाक होकर वेटर को घूरने लगा। ये इतना भयानक रूप से महंगा कैसे हो सकता है? वेटर ने धैर्यपूर्वक और शांति से समझाया, क्योंकि सर, आपने हमारे मेनू का हर एक आइटम एक बार ऑर्डर किया है, जिसमें हमारे बेहद महंगे और दुर्लभ सीक्रेट मेनू आइटम्स भी शामिल हैं। सिर्फ खाने की कुल लागत 1,80,000 युआन है। इसके अलावा आपने रेड वाइन की 4 बोतलें भी ऑर्डर की थी, जो हमारी प्रीमियम क्वालिटी की है, जिनकी कीमत 2 लाख युआन प्रति बोतल है। ओह, और एक और बात, हम टोटल बिल पर 5% सर्विस चार्ज भी जोड़ेंगे। यह सुनने के बाद सॉन्ग शिन्यू लगभग ढह गया और मौके पर ही बेहोश होने वाला था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जब मैं ऑर्डर कर रहा था, उसने सोचा था कि मैं जो भी ऑर्डर करूं वो 10,000 युआन से ज्यादा नहीं होगा। ये इतना ज्यादा कैसे हो गया? बाकी लोग भी दंग रह गए। वे एक एक करके मेरी आलोचना करने लगे। गुशियान, तुमने ये रिवेंज के लिए किया है ना? हमने तो बस तुम्हें ऑर्डर करने के लिए कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9,80,000 तक का ऑर्डर करने की? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैं अपने सामने बैठे लोगों की ओर देखकर मुस्कुराया। जब तुम लोग ब्लैक ट्रफल के साथ स्टोन ग्रिल्ड कोबे बीफ खा रहे थे, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तब तुमने क्यों नहीं कहा कि ये इंग्रेडिएंट्स बहुत कीमती हैं? और वाइन, मैंने तो सिर्फ एक ही बोतल ऑर्डर की थी, बाकी बोतलें तो तुम सबने खुद ही ऑर्डर की थी। हर कोई मेरी ओर गुस्से से घूरने लगा। गुशियान, तुम्हारी बहाने बनाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने शांति से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि सॉन्ग शिन्यू के साथ नाइंसाफी हुई है, तो क्यों ना हम सब बिल आपस में बांट लें? यहाँ हर किसी ने बराबर खाया है। बिल स्प्लिट करना ही सबसे सही तरीका है। जैसे ही बिल स्प्लिट करने की बात आई, सब खामोश हो गए। अब डर लग रहा है क्या? अगर हम बिल बांटते भी तो हर किसी को लगभग 1 लाख चुकाने पड़ते। ये उनकी कई महीनों की सैलरी थी। सॉन्ग शिन्यू के पास खड़ी एक लड़की बोल उठी, शिन्यू हमारे साथ खाने के खर्च के लिए इतना कंजूस नहीं होगा। सॉन्ग शिन्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे आग पर झोंक दिया गया हो। असलियत ये थी कि वेन यूटिंग के विदेश जाने के बाद उसके और शिन्यू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वेन फैमिली ने पहले ही उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दी थी। विदेश में उनके वो 3 साल वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसा लोग इमेजिन करते थे। वेन यूटिंग अपने परिवार से पैसे मांगने के लिए बहुत स्वाभिमानी थी और सॉन्ग शिन्यू के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख से कुछ ज्यादा ही पैसे थे, जो उसने पिछले 3 सालों में ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे। वो वाकई में इस लगभग 10 लाख के खाने का खर्च नहीं उठा सकता था। उसके पास वेन यूटिंग को कॉल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब वेन यूटिंग ने सुना कि खाने का बिल 9 लाख से ज्यादा आया है, तो उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सॉन्ग शिन्यू, क्या तुमने कोई डायनासोर खा लिया है? एक बार के खाने का बिल 9,80,000। सॉन्ग शिन्यू की आवाज बैठ गई थी। मैंने अभी शिया किंग शुअर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पक्का किया है, इसलिए मैंने अपने कलीग्स को दावत पर बुलाया था। ऑर्डर गु शियान ने किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज्यादा ऑर्डर कर देगा और उसने बहुत महंगी वाइन भी मंगवा ली। जैसे ही उसने मेरा नाम सुना, वेन यूटिंग ने भौहें सिकोड़ी और सॉन्ग शिन्यू के प्रति उसका लहजा काफी नरम हो गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो ये उसकी चाल थी। वेन यूटिंग 2 सेकंड के लिए चुप रही, फिर बोली, मैं पास में ही हूँ, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। 10 मिनट बाद वेन यूटिंग टकोया पहुंची। उसने काउंटर पर जाकर पहले पूरा बिल चुकाया, फिर वो प्राइवेट रूम में दाखिल हुई। जब सॉन्ग शिन्यू ने वेन यूटिंग को देखा तो वो जल्दी से उसके पास गया। यूटिंग, तुम आखिरकार आ गई। इतने सारे लोगों के सामने वेन यूटिंग ने धीरे से सॉन्ग शिन्यू के कंधे पर अपना हाथ रखा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल चुका दिया है। सबने तुरंत राहत की सांस ली। ली वेई सबसे पहले उसकी तारीफ करने लगी। सॉन्ग शिन्यू, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड मिली जो खूबसूरत भी है और अमीर भी। सॉन्ग शिन्यू मुस्कुराया और उसने सबसे उसका परिचय कराया। मैं मिलवाता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वेन यूटिंग। ली वेई हैरान दिखी। मैंने वेन फैमिली के बारे में सुना है, उनकी वारिस का नाम भी वेन यूटिंग है, क्या ये वही है? वेन यूटिंग ने कैजुअली जवाब दिया, ये बस एक इत्तेफाक है। ये कहने के बाद उसने अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई। गुशियान, बाहर आओ। हर कोई बेहद हैरान था। मैं खड़ा हुआ और वेन यूटिंग के सामने गया। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। वेन यूटिंग आग बबूला हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर बाहर ले गई। वो जल्दी से मुड़ी और बगल के एक खाली प्राइवेट रूम में घुस गई। फिर उसने अंदर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इस हरकत ने सबको दंग कर दिया। सॉन्ग शिन्यू के चेहरे पर भी थोड़ी झेप दिखाई दी।
हे सॉन्ग शिन यू, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड और गुशियान एक दूसरे को जानते हैं? सॉन्ग शिन यू ने सिर हिलाया और कहा, हम तीनों हाई स्कूल क्लासमेट्स थे, वहीं से हम एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा हाई स्कूल के दिनों में शियान, वो है जानबूझकर बीच सेंटेंस में ही रुक गया। ली वेई ठंडी आह भरते हुए बोली, मैं अब समझी कि गुशियान तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। उसने पक्का हाई स्कूल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पसंद किया होगा, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए वो तुमसे जलता है। सॉन्ग शिन यू ने जानबूझकर मेरा बचाव करने वाला लहजा इस्तेमाल किया, वैसा नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हैं। इसके अलावा वो सब अब पास्ट की बात है। दूसरी तरफ वैन यू टिंग ने मुझे कमरे में खींचने के बाद ठंडेपन से सवाल किया, गुशियान, मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है कि शिन यू को परेशान करने की हिम्मत मत करना। क्या तुम मेरी बातों को हवा में उड़ा देते हो? मैंने एक सोफा ढूंढा और बैठ गया। वो खुद सबको दावत देना चाहता था, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, इसलिए तुमने जानबूझकर इतने महंगे डिशेस ऑर्डर किए। क्या तुम सॉन्ग शिन यू की फैमिली सिचुएशन नहीं जानते? क्या तुम सिर्फ इसलिए उसे शर्मिंदा कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास उससे ज्यादा पैसे हैं? तुम उस छोटे विलन से अलग कैसे हो जो पावर के दम पर दूसरों को परेशान करता है? मैंने ऊपर देखा, मेरी आंखों में गुस्सा साफ था। सही कहा, मैं उसकी फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों के पास अभी पैसों की कमी है, इसीलिए मैं उसे जानबूझकर परेशान कर रहा हूँ। तुम पूछती हो क्यों? मैं बस उसे उसकी ही दवा का स्वाद चखा रहा हूँ। मैं ठंडी हंसी हंसा और बात जारी रखी। 3 साल पहले क्या तुम दोनों मेरी सिचुएशन नहीं जानते थे? फिर भी तुम दोनों ने मिलकर मुझे तब धोखा दिया जब मैं अपने सबसे बुरे दौर में था। तुम दोनों के मुकाबले मेरी ये छोटी चालें कुछ भी नहीं है। वैन यू टिंग के एक्सप्रेशन जम गए। गुशियान, तुम उस सिचुएशन में इसलिए थे क्योंकि तुम खुद इसके जिम्मेदार थे। तुमने पहले मुझे धोखा दिया था। वैन यू टिंग ने मुझे नफरत से घूरते हुए कहा, गुशियान, यूनिवर्सिटी के पहले साल में उस साल समर ब्रेक के दौरान क्या हुआ था? क्या तुम मुझे बताने की हिम्मत रखते हो? मेरा चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वैन यू टिंग, तुम्हें उस बारे में कैसे पता? जब वैन यू टिंग ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसकी आंखों में भी झटके के भाव आए। नफरत भरी बात यह थी कि घबराहट की हालत में भी मेरा ये चेहरा बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तो आखिर वो औरत कौन थी? मैं झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी नजर असामान्य रूप से ठंडी और पैनी हो गई। तुम चुप रहो। वैन यू टिंग तुरंत शर्म के मारे आग बबूला हो गई। तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या इसलिए नहीं क्योंकि तुम अब गू फैमिली में वापस नहीं जा सकते थे? अगर तुम अभी भी गू फैमिली के यंग मास्टर होते तो क्या तुम तब भी मुझसे शादी करते? क्या तुम तब भी वैन फैमिली में शादी करना चुनते? अब तुम ऐसे नाटक करते हो जैसे तुम मुझे पागलों की तरह प्यार करते हो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आखिरी उम्मीद खोने से डरते हो, अपनी बाकी जिंदगी की दौलत और शोहरत खोने से डरते हो। तुम जैसा हिपोक्रेट और गंदा इंसान सॉन्ग शिन यू के एक बाल के बराबर भी नहीं है। बस बहुत हुआ वैन यू टिंग। मेरी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। मेरे दिल की गहराइयों में एक सीक्रेट दफन है, एक ऐसा राज जो कोई नहीं जानता। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने हमेशा खुद को यही यकीन दिलाया कि वो सिर्फ एक डरावना सपना था। मैं उस इंसिडेंट को अपनी यादों से मिटाने में लगभग कामयाब हो गया था। मुझे लगा था कि इस दुनिया में कभी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वैन यू टिंग इतने समय से ये जानती थी। मैं सीधे दरवाजे की ओर गया, उसे खोला और बाहर निकल गया। उस समय सॉन्ग शिन यू ठीक दरवाजे पर खड़ा था। मैंने सॉन्ग शिन यू को एक गहरी नजर दी और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। वैन यू टिंग भी अंदर से बाहर आई। सॉन्ग शिन यू ने जल्दी से पूछा, यू टिंग, तुमने शियान से क्या कहा? वो बहुत परेशान दिख रहा था। जब यू टिंग ने जवाब दिया, कुछ नहीं, हमने बस उस इंसिडेंट के बारे में बात की। शिन यू के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम शियान के सामने इसका जिक्र कभी नहीं करोगी। मैं भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन किसने उसे इतना बदतमीज होने के लिए कहा था? उसे उसकी औकात दिखाना अच्छा है ताकि वो दोबारा तुम्हें परेशान करने की हिम्मत न करे। शिन यू, तुम बहुत दयालु हो, ऐसे समय में भी उसके बारे में सोच रहे हो। शिन यू ने फिर से भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। गुशियान को निश्चित रूप से मुझ पर शक होगा। मैं वहां से निकल गया। कार हाईवे पर बिना किसी मंजिल के दौड़ती रही। न जाने कैसे मैं स्टार रिवर विला पहुंच गया। मैंने नोटिस किया कि बेडरूम की लाइट अभी भी जल रही थी। मैं बस अंदर चला गया। कार आंगन में रुकी। मैं कार से उतरा और घर के अंदर चला गया। शिया किंग शुअर ने भी नीचे कार पार्क होने की आवाज सुनी। जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंची, उसने मुझे ऊपर आते देखा। शिया किंग शुअर ने अभी अभी शावर लिया था। उसने पिंक पजामा सेट पहना था। मेरी आकृति को देखते हुए उसने ताना मारा, क्या तुम्हें खुद पर बहुत गर्व नहीं है? मुझे लगा था कि तुम इस जिंदगी में दोबारा कभी खुद मेरे पास नहीं आओगे। मेरा चेहरा भावहीन था। मैं एक एक कदम ऊपर चढ़ता गया। मुझे करीब आते देख शिया किंग शुअर का दिल अनियंत्रित होकर धड़कने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पास आया, उसे एहसास हुआ कि आज मेरे साथ कुछ गलत है। मेरी आंखों में जैसे कोई आग जल रही थी जिसमें एक गहरी नफरत छिपी थी। शिया किंग शुअर ने हल्की भौहें सिकोड़ी। मैंने दिन में बस तुम्हें थोड़ा शर्मिंदा किया था। मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है जैसे तुम किसी की जान लेना चाहते हो। अगले ही पल मैंने एक और कदम बढ़ाया। एक हाथ से जोर से शिया किंग शुअर को अपनी बाहों में खींच लिया। दूसरे हाथ से उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा मजबूती से पकड़ा और उसे सीधे किस किया। मेरा किस हिंसक और उतावला था, यहाँ तक कि वो थोड़ा अनुचित रूप से दबंग भी था। शिया किंग शुअर एक पल के लिए दंग रह गई। हम 3 साल से साथ थे, लेकिन ये पहली बार था जब मैं इस तरह उस पर झपटा था। पर उसे रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड मिला। तुरंत बाद उसने भी मुझे उतने ही जुनून से वापस किस किया। उसकी चप्पलें सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। हम दोनों लड़खड़ाते हुए बेडरूम में चले गए। आधी रात को शिया किंग शुअर की आंख खुली। आदतन उसने अपने बगल में सोए आदमी को गले लगाना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो जगह खाली थी। उसने आंखें खोली और उठकर बैठी तो उसे आंगन में इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। शिया किंग शुअर उठकर बालकनी पर गई और मुझे स्टार रिवर विला से बाहर निकलते देखा। उसकी आंखों में गुस्से की एक चमक कौन थी। ये हमेशा एक जैसा ही होता है। काम खत्म होते ही वह भाग जाता है, कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। लेकिन आज रात के मेरे उस उग्र व्यवहार को याद करते हुए उसे लगा जैसे मैं किसी चीज का गुबार निकाल रहा था। पक्का कुछ हुआ था और निश्चित रूप से ये इंटरव्यू जैसी छोटी बात नहीं थी। क्या ये वैन यू टिंग की वजह से हो सकता है? वो जितना इस बारे में सोचती, शिया किंग शुअर के एक्सप्रेशन उतने ही ठंडे होते जाते। अगली सुबह जल्दी जब मैं टीवी स्टेशन पहुंचा तो हर कोई सॉन्ग शिन यू को घेरे हुए था। ये खबर कि सॉन्ग शिन यू शिया फैमिली की यंग मिस का इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा है पूरे टीवी स्टेशन में फैल चुकी थी और उसके एक बार के खाने पर 9,80,000 खर्च करने की कहानी हर किसी की बातचीत का टॉपिक बन गई थी।
सुबह सुबह ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी उसकी चापलूसी करने के लिए एक एक करके आने लगे। सॉन्ग शिन यू ने भी इंटरव्यू के लिए बेहद बारीकी से तैयारी की थी। इस बार इंटरव्यू टीम अविश्वसनीय रूप से बड़ी थी। आमतौर पर एक इंटरव्यू के लिए एक रिपोर्टर और एक कैमरामैन काफी होते हैं, लेकिन इस बार स्टेशन ने 10 से ज्यादा लोग भेजे थे। उन्होंने सॉन्ग शिन यू को 2 पर्सनल असिस्टेंट भी दिए थे। इस इंटरव्यू की वजह से स्टेशन ने एक स्पेशल नया सेगमेंट बनाया था और शिया किंगशुअर उस सेगमेंट की पहली गेस्ट थी। ये साफ था कि टीवी स्टेशन इस मामले को कितनी अहमियत दे रहा है। हालांकि अपॉइंटमेंट 9 बजे का था, लेकिन सॉन्ग शिन यू सुबह 8 बजे ही टीम को लेकर निकल गया। जैसे ही वे निकलने वाले थे, खुद स्टेशन डायरेक्टर वहां आ पहुंचे। सब बहुत हैरान थे। स्टेशन डायरेक्टर एक बिजी इंसान थे, वो शायद ही कभी खुद स्टेशन पर आते थे। साफ तौर पर डायरेक्टर सॉन्ग शिन यू को सम्मान देने आए थे। उन्होंने प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे। सॉन्ग शिन यू ने विनम्रता से जवाब दिया, डायरेक्टर, मैं इस इंटरव्यू मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने का वादा करता हूँ। डायरेक्टर ने सिर हिलाया और डायरेक्टर टैंक के कंधे को थपथपाया। तुम वाकई हमारे स्टेशन के लिए एक खजाना लेकर आई हो। ठीक 8 बजे सॉन्ग शिन यू समय पर टीम को लेकर निकल गया। मैं अपनी डेस्क पर बैठकर एक स्क्रिप्ट रिव्यू कर रहा था। ली वेई जानबूझकर मेरे बगल में खड़े होकर एक कलीग से बातें करने लगी। सॉन्ग शिन यू वाकई कमाल है। उसे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और उसने शिया फैमिली की यंग मिस को इनवाइट भी कर लिया। मुझे लगता है कि अब किसी के गॉड ऑफ इंटरव्यूज के टाइटल को सौंपना होगा। यहाँ तक कि स्टेशन डायरेक्टर भी खुद आए थे। ऐसा लगता है कि प्राइम टाइम मेल एमसी की पोजीशन तो निश्चित रूप से सॉन्ग शिन यू को ही मिलेगी। अगले महीने गोल्डन माइक्रोफोन होस्ट कंपटीशन है और हमारे स्टेशन के पास सिर्फ एक ही स्पॉट है। मुझे डर है कि वो भी सॉन्ग शिन यू को ही दिया जाएगा। मैं चुपचाप बैठा रहा और एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच सुबह 8:20 बजे सॉन्ग शिन यू अपने काफिले के साथ श्वान बिल्डिंग पहुंचा। जैसे ही वो कार से उतरा, कोई उसका स्वागत करने आया। हेलो, आप टीवी स्टेशन से हैं, सही कहा ना? मैं सीईओ की सेक्रेटरी गाओ चिन हूँ। सीईओ शिया ने मुझे आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। हर कोई गाओ चिन के पीछे श्वान बिल्डिंग के अंदर गया। अपने 2 यंग असिस्टेंट्स के साथ सॉन्ग शिन यू बेहद उत्साहित लग रहा था। सीईओ की सेक्रेटरी खुद हमारा स्वागत कर रही हैं। हमारे शिन यू भाई का कितना इन्फ्लुएंस है। सही कहा, क्या शिन यू भाई और सबसे बड़ी मिस शिया दोस्त हो सकते हैं? एक साधारण इंटरव्यू को इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता। सॉन्ग शिन यू ने उनकी फुसफुसाहट सुनी। उसके चेहरे पर एक कोमल और विनम्र मुस्कान बनी रही, लेकिन उसके होठों के कोनों की मुस्कान थोड़ी और घमंडी हो गई थी। मीटिंग रूम में एंटर करने के बाद गाओ चिन बोली, सीईओ शिया एक मीटिंग में है। मीटिंग खत्म होते ही वो इंटरव्यू के लिए आ जाएंगी। आप पहले से थोड़ी तैयारी कर सकते हैं। शिन यू ने सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी गाओ, हम पूरी तरह तैयार हैं। 10 मिनट बाद मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। सॉन्ग शिन यू जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। वो शिया किंगशुअर के सामने खड़ा हुआ और शालीनता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो सीईओ शिया, मैं आज का इंटरव्यू लेने वाला सॉन्ग शिन यू। हम कल मिले थे। हमारे लिए ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि आप इस इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए सहमत हुए। मुझे व्यक्तिगत रूप से सीईओ शिया के पहले इंटरव्यू का होस्ट बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन शिया किंगशुअर का हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं था। उनकी विलो की पत्ती जैसी भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। इसने सॉन्ग शिन यू को एक बुरा एहसास दिया। किसी भी अनपेक्षित घटना से बचने के लिए उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका इरादा सीधे मुद्दे पर आने का था। सीईओ शिया, हम सब तैयार हैं। क्या हम अब इंटरव्यू शुरू करें? लेकिन शिया किंगशुअर ने उसे ठंडी आवाज में बीच में ही रोक दिया। रुकिए, जिस होस्ट के साथ मैंने ये शेड्यूल किया था वो मिस्टर सॉन्ग नहीं लगते। सॉन्ग शिन यू का दिल बैठ गया, लेकिन उसे स्थिति को संभालने का कोई रास्ता निकालने के लिए खुद को शांत रहने पर मजबूर करना पड़ा। क्या मैंने कल आपसे बात नहीं की थी कि रोंगचिंग टीवी शिया ग्रुप के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध स्थापित करने के लिए बहुत उत्सुक है? यदि भविष्य में ग्रुप की कोई भी रिक्वेस्ट होगी तो हमारा रोंगचिंग टीवी सहयोग करने की पूरी कोशिश करेगा। सॉन्ग शिन यू के दिल में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी कि उसके द्वारा दी गई शर्तें शायद उनका मन बदल दे, लेकिन शिया किंगशुअर पूरी तरह से बेपरवाह दिखी। कल मैं मिस्टर गू से बॉल के खेल में हार गई थी। इंटरव्यू के लिए सहमत होना विजेता के लिए इनाम था। मिस्टर सॉन्ग उस समय वहां मौजूद थे। शायद आप इस मामले को किसी और से बेहतर समझते होंगे। शिया किंगशुअर की आवाज में एक डरावनी ठंडक थी। मैं शिया किंगशुअर शर्त लगाने पर अपनी हार स्वीकार करती हूँ। मैं हमेशा अपनी जबान की पक्की औरत रही हूँ। मैं केवल मिस्टर गू द्वारा इंटरव्यू लिए जाने के लिए सहमत हुई थी, इसलिए इस इंटरव्यू के होस्ट केवल वही हो सकते हैं। अगर मिस्टर गू नहीं आते हैं तो आज का इंटरव्यू कैंसिल है। इसके साथ ही शिया किंगशुअर मुड़ी और मीटिंग रूम से बाहर चली गई। सॉन्ग शिन यू ने अपने पीछे अपने अंगों को बर्फ जैसा ठंडा महसूस किया। हर कोई आपस में फुसफुसाने लगा। तो ये शिन यू भाई नहीं थे जिन्होंने सबसे बड़ी मिस शिया को इंटरव्यू के लिए मनाया था। जिस मिस्टर गू का उन्होंने जिक्र किया, क्या वह गू शियान हो सकते हैं? मैंने सुना है कि सबसे बड़ी मिस उनसे बॉल गेम हार गई थी, इसीलिए वो इंटरव्यू के लिए मान गई। शियान भाई वाकई इंटरव्यू के देवता है। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जिसे वो जीत न सके। लेकिन सॉन्ग शिन यू को झूठ क्यों बोलना पड़ा कि उन्होंने ही उन्हें मनाया था? मौके पर ही पोल खुल गई। सॉन्ग शिन यू को लगा जैसे उसकी दुनिया घूम रही है, लेकिन उसे पीछे मुड़ते ही ऐसे नाटक करना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये इसलिए है क्योंकि कल मैंने उन्हें गलत समझ लिया था। हर कोई कृपया शियान को यहाँ आने के लिए कहे। युवा असिस्टेंट ने जल्दी से डायरेक्टर टेंग को कॉल किया। उसने शुरू से अंत तक सब कुछ बताया, वो सब जो उसने अभी देखा और सुना था। कहानी सुनने के बाद डायरेक्टर टेंग भी बेहद हैरान थी। वो मुझे ढूंढने के लिए दौड़ कर आई। शियान, जाहिर तौर पर तुमने ही ये इंटरव्यू जीता था। तुमने बोलकर समझाया क्यों नहीं? तुमने लगभग हम सबको पूरी तरह से गलतफहमी में डाल दिया था। मैंने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, डायरेक्टर, इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंटरव्यू कौन लेता है? डायरेक्टर टेंग ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। यह एक जैसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी उपलब्धि का क्रेडिट तुम्हें ही मिलना चाहिए। अब तो सीईओ शिया भी कह रही हैं कि वो तुम ही होने चाहिए। जल्दी करो और वहां पहुंचो। लेकिन मैं फिर भी नहीं उठा। मेरे चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। अगर सॉन्ग शिन यू पहले ही जा चुके हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वो इसे करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। आखिर हम सब स्टेशन के लिए ही काम करते हैं, इसलिए मैं इस बात पर बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। डायरेक्टर टेंग ने नरम आवाज में मुझे मनाया। क्यों ना ऐसा करें, मैं शिन यू को वापस बुलाती हूँ और वो तुमसे माफी मांगेगा। ये कहने के बाद उन्होंने सावधानी से मेरी ओर देखा।
ये देखते हुए कि मैंने विरोध नहीं किया, डायरेक्टर टेंग को उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने तुरंत सॉन्ग शिन यू का नंबर मिलाया और डिमांड की कि वो तुरंत स्टेशन वापस आए और व्यक्तिगत रूप से मुझे अपने साथ ले जाने के लिए इनवाइट करे। शिन यू अच्छी तरह जानता था कि इस इनवाइट शब्द का असली मतलब क्या है, लेकिन अभी उसके पास कोई और चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद शिन यू स्टेशन पहुंचा। डायरेक्टर टेंग ने उसे डांटते हुए कहा, सॉन्ग शिन यू, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सबसे बड़ी मिस शिया ने साफ तौर पर सिर्फ शियान द्वारा इंटरव्यू लिए जाने के लिए हामी भरी थी। तुम्हारी ये दावा करने की हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम थे? डायरेक्टर, मुझे बहुत खेद है क्योंकि कल सुबह मैंने सीईओ शिया से काफी देर तक बात की थी और उन्होंने साफ तौर पर मना नहीं किया था, इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने अपनी मौन सहमति दे दी है। ये मेरी गलतफहमी थी। सॉन्ग शिन यू ने ऐसा दयनीय चेहरा बनाया कि किसी के लिए भी उसे डांटना मुश्किल हो गया। डायरेक्टर टेंग ने कहा, जाओ और शियान से माफी मांगो। सॉन्ग शिन यू ने धीरे से सिर हिलाया और मेरी सीट के पास आया। शियान, मुझे माफ कर दो, ये सब बस एक गलतफहमी थी। मेरा इरादा तुम्हारा इंटरव्यू स्पॉट चुराने का नहीं था। जल्दी करो और श्वान बिल्डिंग जाओ, सब वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने ऊपर देखा और सॉन्ग शिन यू की ओर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। सॉन्ग शिन यू, क्या वाकई हर चीज एक गलतफहमी शब्द से सुलझ सकती है? उस समय जब वो और वेन्यू टिंग समर कैंप में चोरी छिपे साथ थे, तब भी वापस आकर उसने मुझे यही समझाया था और इसे गलतफहमी ही बताया था। आज भी ये एक गलतफहमी ही है। सॉन्ग शिन यू ने अपना सिर झुका लिया और मेरी ओर एक पीड़ित भाव से देखा। तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। ये वही दुखी चेहरा था जिसने उस समय मुझे धोखा दिया था। मैंने कभी उसे अपनी पूरी ईमानदारी से दोस्त माना था, उसे अपने भाई की तरह देखा था। मैं उसके लिए लड़ाइयों में कूदा और यहाँ तक कि उसके लिए एक बार चाकू भी खाया। आज भी मेरे कंधे पर आधा फुट लंबा निशान है। शायद आप जितना ज्यादा त्याग करते हैं उतनी ही नफरत भी करते हैं। हाँ, अब तक मेरे दिल में एक आखिरी चीज थी जिसे साफ करना जरूरी था। मैं खड़ा हुआ, उसकी आंखों में सीधे झांका और कहा, सॉन्ग शिन यू, मेरे पीछे आओ। मैं एक खाली मीटिंग रूम में गया और सॉन्ग शिन यू मेरे पीछे आया। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया जिससे बाहर की अनगिनत जिज्ञासु और गॉसिप करने वाली निगाहें कट गई। जैसे ही वो अंदर आया, सॉन्ग शिन यू तुरंत घुटनों के बल गिर गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और भीख मांगने लगा। शियान, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। अगर मेरी गलती की वजह से स्टेशन ये इंटरव्यू खो देता है तो मैं निश्चित रूप से यहाँ और नहीं रुक पाऊंगा। मैंने तुरंत अपना हाथ उसके पास से हटा लिया। सॉन्ग शिन यू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे ईमानदारी से जवाब दो कि कॉलेज के हमारे पहले साल के समर ब्रेक के दौरान क्या हुआ था? क्या तुमने ही वेन्यू टिंग को बताया था, है ना? सॉन्ग शिन यू की आंखें मेरी नजरों से बचती हुई लगी। पास्ट की सारी कड़ियों को जोड़ते हुए मैं पहले ही कंफर्म कर सकता था कि ये निश्चित रूप से सॉन्ग शिन यू की वजह से ही हुआ था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये सब अकेले सॉन्ग शिन यू द्वारा रचित था। सॉन्ग शिन यू जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा। शियान, मैं ये उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता कि तुम मुझे माफ कर दोगे। तुम मानो या न मानो, मैं इन सभी सालों में तड़प तड़प कर जिया हूँ। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो बस मुझे मारो मुझे, इससे मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। सॉन्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और उससे अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, फिर वो खुद को बार बार थप्पड़ मारने लगा। जल्द ही उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ दिखने लगे। चिढ़कर मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। सॉन्ग शिन यू, तुमने मुझे फंसाया था, है ना? क्या तुमने वो सब अरेंज किया था? सॉन्ग शिन यू की आंखों में खौफ का भाव आ गया। नहीं, ऐसा नहीं था। ये सच है कि मैंने वेन्यू टिंग के सामने वो बात बदल दी थी, लेकिन उस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने वाकई वो नहीं किया, मैंने उपहास किया। सॉन्ग शिन यू, मैं इसकी तह तक जांच करूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम इसमें शामिल थे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं खड़ा हुआ और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर गॉसिप करने वालों की भीड़ जमा थी। उन्होंने सॉन्ग शिन यू को अंदर घुटनों के बल बैठे देखा। इसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान साफ था। ली वेई मेरा घमंडी लुक बर्दाश्त नहीं कर सकी। शियान, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हारी किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? सॉन्ग शिन यू दौड़कर आया। नहीं, शियान ने मुझे नहीं मारा, मैं खुद किसी चीज से टकरा गया था। किस चीज से टकराने पर उंगलियों के निशान आते हैं? सॉन्ग ने बस गलती से तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया और तुम्हारी उसे इस तरह पीटने की हिम्मत है। ली वेई ने सॉन्ग शिन यू को उकसाया। सॉन्ग शिन यू, तुम उस पर जानबूझकर हमला करने के लिए केस कर सकते हो। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई और कैजुअली कहा, मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद को थप्पड़ मारा है। मैं तो उसे समय पर रोक भी नहीं पाया। बोलने के बाद मैंने अपना फोन उठाया। मैंने ठीक ली वेई के चेहरे के सामने एक फोटो खींची। फिर मैंने जल्दी से अपने कॉन्टैक्ट्स में किसी को ढूंढा और उसे भेज दिया। हो गया। मैंने ली वेई को एक शानदार मुस्कान दी। जरा मैं ये मैसेज ली को भेज दूं, देखने के लिए कि जिस मोनोलिक्स वाली लड़की को वो इतने समय से ढूंढ रही है, क्या वो तुम हो? ली वेई मौके पर ही जम गई। मैं मुड़ा और वहाँ से तेजी से निकल गया। मैंने उसे एक बार छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी भी परेशानियां पैदा कर रही है। क्या उसे लगता है कि मुझे दबाना आसान है? जल्द ही मैं श्वान बिल्डिंग पहुंचा। गाओ चिन हमेशा की तरह दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हेलो मिस्टर गू, सीईओ शिया ने आपको पहले अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं गाओ चिन के पीछे पीछे श्वान के ऑफिस जाने के लिए प्राइवेट लिफ्ट में गया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जिसे बेडरूम की तरह सजाया गया था। उस समय शिया किंग शुअर सोफे पर बैठी थी और मुझे देखकर एक नखरे भरी मुस्कान दी। मेरे साथ सोने के बाद भागने का इरादा है? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मैं हंसा। मैंने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो भी, ऐसा नहीं है कि तुम किसी नुकसान में थी। मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके साथ ही मैंने कमरे के चारों ओर नजर डाली। मैंने नोटिस किया कि यहाँ की सजावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जिंगर विला में थी। शिया किंग शुअर खड़ी हुई और मेरे पीछे आई। उसने मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। उसके होंठ मेरे कान को छू गए। उसकी आवाज बहुत उत्तेजक हो गई। तुम कल रात मुझे ढूंढते हुए क्यों आए थे? दरअसल मुझे कल के बारे में काफी पछतावा महसूस हो रहा था। मैं साफ तौर पर और ज्यादा नहीं उलझना चाहता था। फिर भी कल मैंने खुद पहल की, उसे ढूंढा और यहाँ तक कि वो सब किया। मैं मुड़ा और शिया किंग शुअर का खूबसूरत चेहरा ऊपर उठाया। मैंने उसके होठों पर एक हल्का सा किस किया। इंटरव्यू के लिए। आखिर देखो, क्या तुम आज खुद यहाँ पहल करके नहीं आई? शिया किंग शुअर ने अपनी भौहें चढ़ाई और बेपरवाही से कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुमने इस बार मुझे फिर से उकसाया है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, इसकी बौछार होने लगी। जल्द ही मुझे सोफे पर पीछे धकेल दिया गया। ऐसे मत करो, हमें अभी इंटरव्यू भी लेना है। शिया किंग शुअर ने भी खुद को रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज भारी थी। आज रात जिंगा विला आ जाना।
मैंने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। शिया किंग शुअर ने भौहें सिकोड़ी। पिछली बार भी तुमने इतनी ही आसानी से हामी भरी थी। मैं मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हें स्टैंड अप नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, क्योंकि इसकी जानकारी पहले ही ऑफिशियल चैनल्स पर दे दी गई थी। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, हजारों लोग उमड़ पड़े। शिया किंग शुअर, सबसे अमीर आदमी की बेटी। मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है, चेहरा कभी नहीं देखा। मैंने सुना है कि कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस हमारे छोटे से रॉन्गचिंग टीवी स्टेशन पर है। रॉन्गचिंग टीवी की तो लॉटरी लग गई, बीजिंग टीवी तो जल भुन रहा होगा। इस इंटरव्यू का एमसी कौन है? वो इतना हैंडसम क्यों है? उसके लुक्स किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इसी समय शिया किंग शुअर धीरे से इंटरव्यू रूम में दाखिल हुई। कैमरे का लेंस तुरंत उनके चेहरे पर जूम हो गया। लाइव स्ट्रीम चैट एक सेकंड के लिए शांत हुई और फिर जैसे फट पड़ी। यह सुंदरी कौन है? 1 मिनट में मुझे इसकी सारी जानकारी चाहिए। वाह, क्या दुनिया में वाकई इतना खूबसूरत कोई इंसान है। मैंने इसे तुरंत पहचान लिया। ये मेरी लंबे समय से खोई हुई पत्नी शिया किंग शुअर है। उनके बैठने के बाद मैंने प्रोसीजर के अनुसार उनका परिचय दिया। लाइव स्ट्रीम चैट में पहले से ही कोहराम मचा हुआ था। क्या वो वाकई शिया किंग शुअर हैं? उनकी खूबसूरती बिल्कुल मेरा टाइप है, अमीर, शक्तिशाली और सुंदर। भगवान ने उनके लिए कौन सा दरवाजा बंद किया होगा? और मैंने भी ऑफिशियल इंटरव्यू शुरू किया। ज्यादातर सवाल तियानतांग रिसोर्ट के इर्द गिर्द थे, क्योंकि वेन फैमिली के मामले की वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट पर पहले रिसर्च की थी। आप कह सकते हैं कि मैं इसे अपनी हथेली की तरह जानता था, इसलिए मेरे द्वारा पूछे गए सवाल भी बहुत प्रोफेशनल थे। महज 20 मिनट के छोटे से इंटरव्यू में लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई। आखिरकार आखिरी सेगमेंट का समय आ गया। मैंने अपने चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान बनाए रखी। शुक्रिया मिस शिया, हमारे रॉन्गचिंग टीवी स्टेशन का इंटरव्यू इन्विटेशन स्वीकार करने के लिए। वर्तमान में हमारी लाइव स्ट्रीम को लाखों लोग देख रहे हैं। हर कोई मिस शिया के बारे में बेहद जिज्ञासु है। अब हम ऑडियंस से रैंडमली 3 सवाल चुनेंगे। क्या आप कृपया उनका जवाब देने में मदद करेंगी? शिया किंग शुअर धीरे से हंसी और सिर हिलाया। ठीक है। इतने सारे गवाहों के सामने टेक्निकल डिपार्टमेंट ने रैंडमली सवालों के स्क्रीनशॉट लिए। पहला सवाल, मिस शिया, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? पूछने के बाद मुझे भी लगा कि यह सवाल थोड़ा ज्यादा निजी है, इसलिए माहौल को हल्का करने के लिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई मिस शिया की पर्सनल लाइफ में बहुत दिलचस्पी रखता है। अगर आपको ये परेशान करने वाला लगे तो हम दूसरा सवाल चुन सकते हैं। कोई बात नहीं। शिया किंग शुअर बहुत उदार दिखी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उन्होंने निर्णायक रूप से जवाब दिया। मैंने चुपके से अपने होंठ सिकोड़े। ये जवाब मेरी उम्मीदों के मुताबिक ही था। पिछले 3 सालों से मैं दावे के साथ कह सकता था कि मैं अकेला ऐसा मर्द था जो शिया किंग शुअर की जिंदगी में था, लेकिन मैं निश्चित रूप से उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। तो फिर मैं क्या था? ऐसा लगता है कि मैं उसका प्रेमी भी नहीं था। प्रेमियों के बीच कम से कम कुछ भावनाएं तो होती हैं, लेकिन हम दोनों बस एक दूसरे के शरीर की गर्माहट के प्यासे थे। दूसरा स्क्रीनशॉट भी सामने आ गया। दूसरा सवाल था, मिस शिया को किस तरह के लड़के पसंद हैं? शिया किंग शुअर ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, वो खाना पकाने में बहुत अनाड़ी हो और उसकी आंख के कोने पर एक तिल हो। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। तो पता चला कि शिया किंग शुअर का पहले से ही कोई सीक्रेट क्रश था। बेशक मैं इतना आत्ममुग्ध नहीं था कि ये सोचूं कि वो शख्स मैं हूं, क्योंकि पिछले 3 सालों में मैंने उसके लिए कभी खाना नहीं बनाया था, इसलिए उसे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे कुकिंग स्किल्स कैसे हैं। जहां तक तिल की बात है, मेरी आंख के कोने पर एक बहुत छोटा तिल जरूर है। अगर आप बहुत ध्यान से न देखें तो उसे देख पाना नामुमकिन है। शायद उसका कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वो लंबे समय से पसंद करती थी, और जिस वजह से उसने पहले मुझ पर ध्यान दिया था वो इसलिए था क्योंकि मेरी आंख के कोने पर भी उस शख्स जैसा ही तिल था। लाइव स्ट्रीम चैट फिर से पागल हो गई। मैं कुकिंग में बहुत बेकार हूं और मेरी आंख के कोने पर भी तिल है। सबसे बड़ी मिस शिया, कृपया मेरी ओर देखिए। तीसरा सवाल भी चुन लिया गया। असल में स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूरी स्क्रीन इसी तरह के सवालों से भरी हुई थी। मैंने पूछा, क्या वो व्यक्ति भी मिस शिया को पसंद करता है? ये सवाल सुनकर शिया किंग शुअर अचानक मेरी ओर मुड़ी। मिस्टर गू, आपको क्या लगता है? मैंने हैरानी का नाटक किया। मिस शिया, मैं आपके सपनों के राजकुमार को नहीं जानता, मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जिसे मिस शिया पसंद करती हैं वह निश्चित रूप से एक असाधारण व्यक्ति होगा। शिया किंग शुअर ने सहमति में सिर हिलाया। उसे पसंद करने वालों की भीड़ यहां से पेरिस तक की लाइन लगा सकती है। मेरे भीतर भी थोड़ी जिज्ञासा जगी। मैं सोचने लगा कि आखिर वो शख्स कैसा होगा। जब भी वो उसका जिक्र करती थी, मैंने शिया किंग शुअर की आंखों में एक चमक देखी। लाइव स्ट्रीम चैट एक बार फिर फट पड़ी। सीक्रेट क्रश? सबसे बड़ी मिस शिया का भी किसी पर सीक्रेट क्रश है। पता चला कि आप चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसके सामने आप सावधान हो ही जाते हैं। दूसरे की भावनाओं के बारे में पक्का नहीं कह पाते। तो क्या उस खुशकिस्मत लड़के को पता है कि मिस शिया उसे पसंद करती हैं? सबकी तरफ से मैंने सबसे उत्सुकता वाला सवाल पूछा। तो मिस शिया को नहीं पता कि वो व्यक्ति आपको वापस पसंद करता है या नहीं? शिया किंग शुअर मुस्कुराई। मैं अभी भी पेरिस वाली लाइन में इंतजार कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ज्यादा इंतजार नहीं कराएगा। उस हाजिर जवाबी ने माहौल को तुरंत हल्का कर दिया। मैंने भी एक मजाक जोड़ दिया। बहादुर ही जिंदगी का असली मजा लेते हैं। मिस शिया, आपको खुलकर उसका पीछा करना चाहिए। आप शायद सफल हो जाएं। बोलने के बाद मैं फाइनल समरी के लिए कैमरे की ओर मुड़ा। एक बार फिर इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए मिस शिया किंग शुअर का धन्यवाद। हम यह भी कामना करते हैं कि आप जल्द ही अपने प्यार को पा सकें। इंटरव्यू खत्म हो गया। क्रू के लोग धीरे धीरे मीटिंग रूम से बाहर जाने लगे। मैंने भी जल्दी से उठकर जाने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, शिया किंग शुअर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। काम खत्म करना और फिर चंपत हो जाना, यही तुम्हारा स्टाइल है ना? मैंने चारों ओर देखा और कहा, मुझे अभी स्टेशन वापस जाना है, अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं। शिया किंग शुअर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। तुम्हारा टीवी स्टेशन 11:30 बजे भी काम कर रहा है। जाने से पहले मेरे साथ खाना खाओ। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे क्रू के बाकी सदस्यों को पहले वापस जाने के लिए कहना पड़ा। गाओ चिन लंच लेकर आई। शिया किंग शुअर का ऑफिस दरअसल एक सेल्फ कंटेन्ड अपार्टमेंट की तरह था, इसलिए हमने सीधे डाइनिंग टेबल पर ही लंच किया। मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं जोर से हंस पड़ा। झींगा छीलते हुए शिया किंग शुअर ने पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने धीरे से कहा, हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। ऐसा लगता है कि ये पहली बार है जब हमने साथ में लंच किया है। हम 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं
और लगभग हमेशा रात में ही मिलते थे। हमने कभी कभार साथ में डिनर किया, लेकिन लंच कभी नहीं। शिया किंगशुअर ने छीला हुआ झींगा मेरे बाउल में रख दिया। क्योंकि तुम मुझे सिर्फ एक बेड वार्मर की तरह देखते हो। मैं सूप पी रहा था और ये सुनकर मुझे धक्का लग गया। मिस शिया, क्या हम पुरानी बातें बीच में न लाएं? शिया किंगशुअर ने मुझे घूरते हुए बात जारी रखी। हम पुरानी बातें भूल सकते हैं, लेकिन कल रात के बारे में क्या? कल रात तुमने अचानक खुद को मुझ पर थोप दिया। उसका क्या मतलब है? वो बहुत रिलैक्स होकर बोल रही थी, लेकिन उसका लहजा बेहद गंभीर था, जैसे किसी बहुत जरूरी मामले पर चर्चा कर रही हो। इस बार मुझे सच में धक्का लगा और मैंने जल्दी से टिश्यू ढूंढा। खुद को शांत करने और बोलने लायक होने में मुझे काफी समय लगा। मुझे माफ कर दो, मैं कल थोड़ा विचलित था। मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। शिया किंगशुअर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या इससे मैं नुकसान में नहीं रहूंगी? मैं दंग रह गया। मुझे रिएक्ट करने में एक पल लगा। क्या? गुशियान, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? मेरे मुंह से स्वाभाविक रूप से निकला, मैं शादीशुदा हूं। शिया किंगशुअर हंसी। तुम्हारी वो शादी किस गिनती में आती है? क्या वो कानूनी रूप से मान्य है? मैं थोड़ा सुन्न रह गया। तुम सब जानती हो। शिया किंगशुअर ने सिर हिलाया। वो बोलने से पहले एक पल के लिए खामोश रही। वेन यू टिंग तुमसे प्यार नहीं करती, ये तुम खुद बहुत अच्छी तरह जानते हो। किसी ऐसे व्यक्ति पर समय बर्बाद करने के बजाय जो तुम्हारी ओर कभी मुड़कर नहीं देखेगा, क्यों न तुम किसी और को आजमाओ? मुझे लगता है कि हम काफी कंपैटिबल संगत हैं। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मिस शिया, सच कहूं तो बेड पर तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी हैं। ये सुनकर शिया किंगशुअर ने भौहें सिकोड़ी कि उसके पास इतनी सारी अच्छी खूबियां हैं, फिर भी मुझे सिर्फ यही याद रहा कि वो उसमें अच्छी थी। मैंने बात जारी रखी। हम साथ रहना जारी रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। शिया किंगशुअर ने मेरी ओर मुंह बनाया। क्या शर्त? कोई लाभ नहीं ढूंढना, भावनाओं के बारे में कोई बात नहीं करना, बस साथ में खुश रहना काफी है। कोई भी पक्ष दूसरे से बंधा नहीं होगा और हम एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देंगे। ये सुनने के बाद शिया किंगशुअर असंतुष्ट लगी। तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते? तुम बस मेरे साथ सोना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। मैं जानता था कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं थीं, वरना हम पिछले 3 सालों से इस तरह उलझे नहीं होते। हालांकि हमारे स्टेटस बहुत अलग हैं, अंत में हम निश्चित रूप से इससे आगे नहीं बढ़ सकते। यह कहने के बाद मैं मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। इसके अलावा मैं खुद इतने सारे राजों के बोझ तले दबा हुआ हूं। मैंने बहुत पहले ही वफादार और अडिग प्यार में विश्वास करना छोड़ दिया था। वेन यू टिंग को बचपन से 20 सालों से जानने के बाद भी हम आपसी नफरत के इस मोड़ पर पहुंच सकते हैं। तो इस दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो नहीं बदलती? ये देखते हुए कि शिया किंगशुअर अभी भी असंतुष्ट दिख रही थी, मैंने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो रहने दो। शिया किंगशुअर ने सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम पहले जिंगा विला में शिफ्ट हो जाओ। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि शिया किंगशुअर वाकई मान जाएगी। मैंने कहा, मुझे पहले कुछ चीजें संभालनी है। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं वहां आ जाऊंगा। इस बार शिया किंगशुअर ने कुछ और नहीं कहा। मैं दोपहर तक टीवी स्टेशन नहीं पहुंच पाया था। टेंग लिंग ने अपना थर्मस नीचे रखा ही था कि वो मेरा स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ी। शियान, तुम सच में हमारे स्टेशन के महान हीरो हो। इंटरव्यू का फीडबैक अविश्वसनीय रूप से अच्छा रहा है। व्यूअरशिप रेटिंग्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रोग्राम के एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स के लिए भारी कंपटीशन चल रहा है। यहां तक कि बीजिंग टीवी ने खास तौर पर हमारे अनुभव से सीखने के लिए कॉल किया था। स्टेशन डायरेक्टर ने कहा है कि वो तुम्हें शानदार इनाम देंगे। मैं मुस्कुराया। यह सब स्टेशन की भलाई के लिए है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दीदी। आसपास के लोग भी मुझे घेरने के लिए उमड़ पड़े। शियान भाई, आप कमाल हैं। न्यूज रूम के फोन लगातार बज रहे हैं। हर कोई मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। सिर्फ सॉन्ग शिन्यू दूर बैठा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। शाम को मैं वेन फैमिली के पुराने घर लौटा। हमेशा की तरह मैं पहले ओल्ड मैन से बात करने के लिए स्टडी रूम में गया। उसके बाद ही मैं अपने कमरे में वापस आया। मैंने अपना पर्सनल सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। दरअसल मैं पहले भी हमेशा वेन फैमिली के घर में नहीं रहता था, कभी कभार बाहर भी रुक जाता था। वेन फैमिली को इसकी आदत थी, लेकिन इस बार मैं हमेशा के लिए जाना चाहता था। यहाँ 3 साल रहने के बाद मुझे छोड़ते हुए थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि वेन फैमिली ने मुझे अपने बेटे की तरह माना था। मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में उन्होंने मुझे तूफान से बचने के लिए एक शांत पनाहगाह दी थी। कभी कभी मैं सोचता था कि अगर वेन यू टिंग वापस नहीं आती तो शायद पूरी जिंदगी वेन फैमिली के साथ रहना अच्छा होता। लेकिन जिस पल से वेन यू टिंग लौटी, सब कुछ धीरे धीरे अपने मूल रास्ते से भटकता हुआ लगने लगा। जब मेरा दिमाग उथल पुथल में था, तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। वेन यू टिंग की गुस्से भरी आकृति दरवाजे पर दिखाई दी। अंदर आते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से धक्का दिया, क्योंकि मैं सामान पैक करने के लिए नीचे झुका हुआ था। उस धक्के से मैं जमीन पर गिर गया। वेन यू टिंग, अब तुम किस बात पर पागल हो रही हो? मैं अब और खुद को ना रोकते हुए जोर से चिल्लाया। गुशियान, तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? क्या सॉन्ग शिन्यू का इंटरव्यू चुराना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अब तुम्हारी सबके सामने उसे अपमानित करने और थप्पड़ मारने की हिम्मत हुई? मैं धीरे से खड़ा हुआ। क्या सॉन्ग शिन्यू ने तुमसे कहा कि मैंने उसका इंटरव्यू चुराया है? वेन यू टिंग ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जानती हूँ। जब हम छोटे थे तब से ही तुम हमेशा कॉम्पिटिटिव रहे हो। बचपन में मैं जो कुछ भी सीखती थी, तुम भी वही सीखते थे। तुम हमेशा हर चीज में मुझसे बेहतर बनना चाहते थे। तुम उस तरह के इंसान हो जिसे दूसरों की चीजें चुराना पसंद है। वेन यू टिंग के होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान थी। तुम मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हो, फिर शिन्यू तो दूर की बात है। वाकई बचपन से ही मेरा स्वभाव ऐसा ही था। उस समय जब वो गोल्फ सीखने गई थी, मैं भी मजे के लिए साथ चला गया था, लेकिन मैं हमेशा उससे बेहतर खेलता था। हर कोई मेरी अंतहीन तारीफ करता था। उसके बाद उसने गोल्फ खेलना छोड़ दिया और गो सीखना शुरू कर दिया, तो मैंने भी गो सीखना शुरू कर दिया। नतीजतन मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर तरह के पुरस्कार जीते, जबकि वो इतनी नाराज हुई कि उसने कसम खा ली कि वो फिर कभी गो बोर्ड को हाथ नहीं लगाएगी। ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी के पहले हिस्से में उसे हमेशा मेरी छाया में रहना पड़ा। इस पल मैं थोड़ा हैरान था कि जब तुमने हमारे बचपन की बात छेड़ी तो ये सच है। बचपन में यू टिंग ने जो कुछ भी सीखा मैंने भी वही सीखा, लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य बस उसके साथ रहने और साथ खेलने के लिए ज्यादा समय बिताना था। इसलिए उसे जो कुछ भी पसंद था मैं उसे सीखने में अपना पूरा दिल लगा देता था। मेरा उसे मात देने का कभी कोई इरादा नहीं था और न ही उसकी कोई चीज छीनने की कोई मंशा थी। मुझे उन खाली टाइटल्स या शानदार उपलब्धियों की कभी परवाह नहीं थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वेन यू टिंग मेरे बारे में इतना बुरा सोचेगी।
लेकिन इस मोड़ पर सारी सफाई बेमानी हो गई है। मैंने धीरे से आह भरी। वेन यू थिंक, अब मैं चाहे कुछ भी कहूं तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि इस समय तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सॉन्ग शिन यू है। मैं एक पल के लिए रुका और फिर बात जारी रखी। अगर ऐसी बात है तो चलो इसे खत्म करते हैं। वेन यू टिंग ने और भी व्यंग्यात्मक हंसी निकाली, जैसे मुझे फिर से धमकाने की कोशिश कर रही हो। गुशियान, क्या तुम कोई नई तरकीब नहीं सोच सकते? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, मैं इस बार सीरियस हूं। मैं आज रात ही यहां से चला जाऊंगा। मैं बाद में दादाजी और बाकी सबको सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। तभी बटलर ने हमें डिनर के लिए नीचे बुलाया। मैं निर्णायक रूप से बाहर निकल गया। डिनर के दौरान माहौल बेहद उदास था। वेन यू टिंग और मैं दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। खाने के बीच में मैंने अचानक अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। दादाजी, पापा, मम्मी सब मेरी ओर देखने के लिए मुड़े। मदर वेन ने पूछा, शियान क्या बात है बेटा? मैंने धीरे से कहा, पिछले 3 सालों में आप सबके प्यार और देखभाल के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा प्लान आज रात यहाँ से जाने का है। जैसे ही मम्मी ने ये सुना, उनके चेहरे के भाव झटके से बदल गए। खुद को संभालने के बाद वो मुड़ी और वेन यू टिंग को डांटा, क्या तुमने फिर से कोई परेशानी खड़ी की और शियान को परेशान किया? मैंने जल्दी से मम्मी को रोकने की कोशिश की। वेन यू टिंग और मैंने अलग होने का फैसला किया है। मदर वेन इतनी हैरान थी कि उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या तुम दोनों तलाक ले रहे हो? मैंने शांति से कहा, दरअसल हमने कभी अपनी शादी रजिस्टर ही नहीं कराई थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये तलाक नहीं माना जाएगा। हर कोई बेहद हैरान दिख रहा था। यू टिंग के पिता भी उलझन में थे, लेकिन तुम दोनों के पास पहले साफ तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट था। वो अभी भी घर की दराज में रखा है। मैंने जवाब दिया, वो वाला नकली है। मैंने इसे ऑनलाइन 9.9 युआन में फ्री शिपिंग के साथ खरीदा था। यू टिंग के पिता का चेहरा बदल गया। अपमानजनक, सरासर अपमानजनक। उस समय दादाजी ने यू टिंग को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया था। जिस दिन हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना था, यू टिंग को अचानक पछतावा हुआ। परिवार को संभालने के लिए मेरे पास ऑनलाइन किसी को ढूंढकर नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सच तो ये है कि मैं और यू टिंग कभी पति पत्नी थे ही नहीं। यू टिंग की मम्मी खड़ी हुई और उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। यह तुम थी, ये तुम्हारी ही करतूत थी, है ना? यू टिंग का चेहरा शुरू से अंत तक उदास था। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बार वाकई ऐसा कर दूंगा। मैं दूसरी ओर शांत रहा। मम्मी, यू टिंग को अब और मत मारिए, ये उसकी गलती नहीं है। बस बात इतनी सी है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। भले ही यू टिंग और मेरा ब्रेकअप हो जाए, मेरे दिल में आप सब हमेशा मेरा परिवार रहेंगे, लेकिन दिल के मामलों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। वेन यू टिंग के पिता ने अपनी पत्नी को सहारा दिया, जो चुपचाप रो रही थी। अभी अलग होना शायद बुरी चीज ना हो, पहले उन दोनों को शांत होने दो। ये वास्तव में उनके रिश्ते को सुधारने में मदद कर सकता है। यू टिंग की मम्मी ने सिसकते हुए सिर हिलाया, तो मैंने अपना सारा सामान कार में रख दिया। यू टिंग के माता पिता और दादाजी को अलविदा कहने के बाद मैं निकलने के लिए तैयार हुआ। हैरानी की बात थी कि वेन यू टिंग मुझे विदा करने के लिए पीछे पीछे आई। मैंने कार का दरवाजा खोला, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुशियान, क्या तुमने काफी तमाशा नहीं कर लिया? मैं मजाक में भ्रम का नाटक करते हुए हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं तमाशा कर रहा हूँ? ये कहने के बाद मैंने यू टिंग का हाथ झटक दिया। कार में बैठने और इंजन स्टार्ट करने के बाद मैंने कार की खिड़की नीचे की। मैंने ऊपर देखा और यू टिंग की ओर मुस्कुराया। वेन यू टिंग, इस बार मैं सच में तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे और सॉन्ग शिन यू की खुशियों की कामना करता हूँ। यह बोलने के बाद कार वेन परिवार के पुराने निवास से तेजी से दूर निकल गई। वेन यू टिंग काफी देर तक आंगन में सुनने खड़ी रही। जब मैं उसके पीछे पड़ा रहता था, तब वो वाकई मुझसे नफरत करती थी, लेकिन अब जब मैं सच में चला गया था, तो उसका दिल खाली महसूस हो रहा था। खास तौर पर मेरी वो आखिरी मुस्कान, वो शांति, न दुख न खुशी, जैसे सारे गिले शिकवे मिटा दिए हो। इसने उसके गले में एक अजीब सी घुटन महसूस करा दी। गुशियान, क्या तुम वाकई सब भूल सकते हो, या तुम बस सबके सामने नाटक कर रहे हो? मैंने वेन परिवार का पुराना घर छोड़ दिया और सीधे जिंगा विला के लिए निकल गया। जल्द ही अंदर से एक पतली आकृति बाहर निकली। मैं जोर से हंस पड़ा। सबसे बड़ी मिस शिया ये क्या कर रही है? शिया किंग श्योर समझ गई कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ। उसने अपने पहने हुए एप्रन की ओर नीचे देखा। मैंने डिनर बनाया है। मैं तुम्हारे वापस आने और खाना खाने का इंतजार कर रही थी। मैं थोड़ा हैरान था। तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं। रुको, तुम्हें कैसे पता था कि मैं आज यहाँ आऊंगा? शिया किंग श्योर के होंठ थोड़े मुड़े। एक औरत का अंतर्ज्ञान। मैंने और कुछ नहीं कहा। अपना सामान घर के अंदर लाने के बाद मैंने ट्रंक खोल दिया। मैंने सामान खोलने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय मैं शिया किंग श्योर के साथ डाइनिंग रूम में गया। मेज पहले से ही हर तरह के स्वादिष्ट और आकर्षक व्यंजनों से सजी हुई थी। मैं काफी हैरान था। क्या ये सब तुमने बनाया है? शिया किंग श्योर ने सिर हिलाया। इसमें 3 घंटे लगे। चिकन सूप भी है। रुको, मैं लाती हूँ। आज रात वेन के घर पर मैंने मुश्किल से कुछ खाया था। रंगीन और खुशबूदार खाने से भरी इस मेज को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई भूखा था। हम डाइनिंग टेबल के आमने सामने बैठे और खाना शुरू किया। मैंने स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स का एक पीस चखा। मैं दंग रह गया। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना बनाना कैसे आता है? मुझे 13 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। मैं वहाँ 7 साल तक रही, उसने संक्षेप में कहा। मैं तुरंत समझ गया। इंग्लैंड को वैश्विक स्तर पर कुलिनरी वेस्टलैंड, बेस्वाद खाने वाली जगह के रूप में जाना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र असली चीनी खाना चाहते हैं, उन्हें इसे खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास कमाल के कुकिंग स्किल्स होते हैं। क्या तुम आमतौर पर अपने लिए खाना बनाती हो? शिया किंग श्योर ने अपना सिर हिलाया। शायद ही कभी। आज का दिन जश्न के लिए है। मैंने कैजुअली पूछा, हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? शिया किंग श्योर ने खुद ही किचन की सफाई शुरू कर दी। जाहिर है, बेशक मिस्टर गू के अंधेरे से निकलकर उजाले में आने की खुशी में। डिनर के बाद मैं हाथ में कॉफी का कप लिए दरवाजे पर खड़ा उसे अंदर बर्तन धोते हुए देख रहा था। इस औरत की फिगर एकदम परफेक्ट मॉडल जैसी थी। सिर्फ उसकी पीठ देखना ही किसी के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी था। दूसरों के सामने वो हमेशा ठंडी और कुलीन रहती थी, जैसे वो पूरी तरह से पहुंच से बाहर हो। लेकिन मेरे सामने वो एक अलग ही इंसान थी। उन 3 सालों के बारे में सोचकर जब मैंने उसे अपने साथ रखा था, ये वही औरत थी जो घर का काम करती थी, कपड़े व्यवस्थित करती थी और यहाँ तक कि बिस्तर पर भी हर तरह के नखरे दिखाती थी।
उसके बाद वो बड़े प्यार से मुझे नहलाने में मदद करती थी। मैंने हमेशा सोचा था कि वो एक अनमोल खजाना है जिसे लोगों को मोहित करने के लिए विशेषज्ञ रूप से प्रशिक्षित किया गया है। इसे पता था कि उसकी इतनी प्रतिष्ठित पहचान होगी। अभी भी मैं बहुत द्वंद्व महसूस कर रहा हूँ। शिया किंग शुअर ने सफाई खत्म की और किचन से बाहर आई। मेरे हाथ में कॉफी का कप देखकर वो अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई और बोली, इतनी देर हो गई है और तुम अभी भी कॉफी पी रहे हो, क्या तुम सोना नहीं चाहते? मैं मुस्कुराया। वैसे भी मुझे अनिद्रा इंसोम्निया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्रोनिक इंसोम्निया है, दिन में 3 घंटे की नींद मिल जाए तो वही बहुत है। ये शिया किंग शुअर जो 3 साल मेरे साथ सोई थी बहुत अच्छी तरह जानती थी। शिया किंग शुअर ने अपनी भौहें थोड़ी चढ़ाई। अच्छा है अगर तुम सो नहीं सकते, हम दूसरी चीजें कर सकते हैं। यह कहने के बाद वो मेरे पास आई। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी बाहें मेरी कमर की चारों ओर डाल दी। मैंने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया। तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? शिया किंग शुअर के चेहरे पर शांत भाव थे। ऐसा लगता है तुमने मेरी पहचान के बारे में कभी पूछा ही नहीं। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। ये सच है, 3 साल तक मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की और मैं उसके बारे में कभी उत्सुक नहीं था। भले ही हम अक्सर साथ सोते थे, लेकिन मैं उसकी दैनिक जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने फिर पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि यू टिंग और मैं वास्तव में शादीशुदा नहीं थे? शिया किंग शुअर ने बेपरवाही से कहा, मुझे दूसरे लोगों के पतियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें कब पता चला? शिया किंग शुअर मुस्कुराई। उस रात ईमा क्लब में तुम बुरी तरह नशे में धुत थे। तुम पूरी रात बड़बड़ाते रहे। मैं न चाहते हुए भी सुनती रही। मैं थोड़ा हैरान था। उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। हुआ था क्या? शिया किंग शुअर ने अपना सिर हिलाया। कुछ भी नहीं हुआ, बस इतना कि बाद में तुम थकान की शिकायत करने लगे। तुम मुझसे सटकर सो गए। तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया कि कुछ नहीं हुआ? मुझे अचानक थोड़ा गुस्सा आया। शिया किंग शुअर हंसी। तो क्या तुम तब भी मुझे अपने पास रखते? ये सुनकर मुझे अचानक लगा जैसे मुझे फंसाया गया था। मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम बीजिंग की हाई सोसाइटी की महान मिस हो। तुम्हें ऐसा अजीब शौक कैसे हो सकता है? किसी के द्वारा रखे जाने का आनंद लेना। मेरी कमर पर शिया किंग शुअर के हाथ ने हल्का सा दबाया। क्या हर किसी के अपने छोटे छोटे शौक नहीं होते? कोई और सवाल? मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। शिया किंग शुअर मुस्कुराई। तो क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? बोलने के बाद वो मेरे होठों को चूमने के लिए झुकी। मेरे हाथ ने उसके होठों को रोक दिया। अब चीजें बदल गई हैं। तुम्हारी वर्तमान पहचान पहले जैसी नहीं है। क्योंकि हमने साथ रहने का फैसला किया है, हमें 3 नियम तय करने होंगे। शिया किंग शुअर ने मेरा हाथ लिया और उसे चूमा। वो अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान लग रही थी। 3 नियम। पहला, हम सिर्फ आनंद प्लेजर की बात करेंगे, भावनाओं की नहीं। एक दूसरे के प्यार में मत पड़ना। दूसरा, एक दूसरे की प्राइवेसी और इंडिपेंडेंट स्पेस का सम्मान करेंगे। दूसरी मंजिल तुम्हारी है, तीसरी मंजिल मेरी। तीसरा, जब तक हम साथ हैं, हम में से किसी का भी कोई दूसरा बेड पार्टनर नहीं होगा। मेरा किसी दूसरे मर्द के साथ औरत को शेयर करने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम्हें कोई बेहतर विकल्प मिल जाए तो मुझे पहले ही बता देना। मैं अपनी मर्जी से चला जाऊंगा। शिया किंग शुअर ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी बॉयफ्रेंड शेयर करने की आदत नहीं है, तो ये डील पक्की रही। मेरे हाथ ने शिया किंग शुअर के ठंडे और खूबसूरत गाल को सहलाया। अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो तुम बता सकती हो। शिया किंग शुअर मेरे करीब झुक गई। उसकी आवाज में अब इच्छा की एक झलक थी। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। इस बार ये मैं तय करूंगी कि हम कब खत्म करेंगे। मैंने शिया किंग शुअर की ओर देखा और मुस्कुराया। बशर्ते तुम खेल के नियमों का पालन करो, तब तुम फैसला कर सकती हो। एक बार भी किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो हमारा रिश्ता किसी भी समय खत्म हो सकता है। शिया किंग शुअर की आंखें गहरी हो गईं। उसके हाव भाव गंभीर हो गए। ऐसा लगा जैसे वो कुछ सोच रही हो, लेकिन अगले ही पल किस की बौछार होने लगी। वो मान गई थी। आज की रात बिल्कुल पहले जैसी थी। बस फर्क इतना था कि उसकी पहचान बदल गई थी। उस कनारी कैनरी से जिसे मैंने 3 साल तक रखा था, वो बीजिंग की हाई सोसाइटी की कुलीन युवती बन चुकी थी। मानसिकता आखिरकार थोड़ी अलग थी ही। मेरी नींद हमेशा से खराब रही थी, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मैं कल रात बहुत थका हुआ था। मैं सुबह तक सोता रहा। जब मैं जागा तो मेरे बगल में कोई नहीं था। मुझे लगा शिया किंग शुअर चली गई है, लेकिन पता चला कि वो डाइनिंग रूम में थी और उसने एक और आलीशान ब्रेकफास्ट बनाया था। मैंने बिना किसी औपचारिकता की तारीफ की और खाना शुरू किया। मैं समझ नहीं पा रहा था। उसका चेहरा साफ तौर पर स्वाभाविक रूप से ठंडा था। फिर मैंने पहले उसे एक फ्लर्ट के रूप में क्यों देखा? शिया किंग शुअर ने अचानक मेरी नजरें अपनी नजरों से मिलाईं। क्या तुम कल रात संतुष्ट थे? मुझे रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। क्या? शिया किंग शुअर मुस्कुराई। मुझे लगा कि तुम कल रात मेरी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे। क्यों ना हम इसे फिर से शुरू करें? उसके बोलने के बाद उसकी खूबसूरत आंखों में एक चंचल चमक आ गई। उसके होंठ भी थोड़े मुड़ गए। मैं आखिरकार समझ गया, एक फ्लर्ट हमेशा एक फ्लर्ट ही रहता है। खाने के बाद मैं टीवी स्टेशन गया। सुबह सुबह ही हर कोई मुझे प्राइम टाइम होस्ट बनने पर बधाई देने के लिए इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद ली वेई डायरेक्टर टैंक के ऑफिस से बाहर आया। जब वो मेरे पास से गुजरा तो उसका चेहरा नफरत से भरा था। गुशियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर वो चला गया। लोग गॉसिप करने लगे। ली वेई और हैंग ली के बड़े बॉस के बीच चल रहे अफेयर का पता मिसेज ली को चल गया। कल मिसेज ली ने लोगों को उसे बीच सड़क पर नंगा करने के लिए काम पर रखा था। नतीजतन ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई शियान को दोष देने की? ये उसकी अपनी गलती है कि वो इतना अनैतिक था। टीवी स्टेशन की साख उसने मिट्टी में मिला दी है। वो अभी भी स्टेशन पर अपना चेहरा कैसे दिखा सकता है? टीवी स्टेशन भी एक ऐसी जगह है जहां लोग आपको तब और मारते हैं जब आप पहले से ही गिरे हुए हों। ये लोग पहले मेरे बारे में भी यही बातें करते थे। मैं बस मुस्कुराया और कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह की मीटिंग के दौरान डायरेक्टर टेंग बोली, आज 2 घोषणाएं करनी है। पहली, ली वेई ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बात, डायरेक्टर टेंग ने मेरी ओर देखा। उनकी नजर थोड़ी पेचीदा थी। एक कलीग जिसके साथ मेरे अच्छे संबंध थे बोल पड़ा, दूसरी घोषणा पक्का शियान के प्राइम टाइम होस्ट बनने के बारे में होगी। बाकी सबने भी सहमति में हामी भरी। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वे चापलूसी करने और बधाई देने का इंतजार कर रहे हों। सिर्फ सॉन्ग शिन्यू खामोश रहा। मीटिंग टेबल के एक कोने में बैठा रहा। डायरेक्टर टेंग के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। मैंने पहले कहा था कि जो भी महान मिस शिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पक्का करेगा वो प्राइम टाइम होस्ट बनेगा, लेकिन आज सुबह ही सॉन्ग शिन्यू ने वेन ग्रुप के साथ 5 साल का विज्ञापन अनुबंध एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट पक्का किया है।
शियान और सॉन्ग शिन्यू दोनों का स्टेशन के लिए योगदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने आप दोनों के बीच निष्पक्ष मुकाबला कराने का फैसला किया है। इस पोजीशन को जीतने के लिए अपनी प्रोफेशनल क्षमताओं का उपयोग करें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई दंग रह गया। वेन ग्रुप के साथ 5 साल का विज्ञापन अनुबंध। वेन ग्रुप की सालाना विज्ञापन फीस करोड़ों में होती है। वाह सॉन्ग शिन्यू, तुम वाकई कमाल हो। पूरा मीटिंग रूम सॉन्ग शिन्यू की तारीफों के पुल बांधने लगा। वेन ग्रुप लॉन्चिंग के प्रमुख उद्यमों में से एक है। उनकी विज्ञापन फीस का वजन दर्जनों छोटी कंपनियों के संयुक्त वजन के बराबर हो सकता है, और सॉन्ग शिन्यू ने तो 5 साल के लिए साइन किया है। मुझे डर है कि स्टेशन डायरेक्टर को खुद शैंपेन खोलकर उसे बधाई देनी होगी। अचानक किसी को मेरी परवाह नहीं रही। मैं अपने दिल में साफ समझ गया था, ये जगह हमेशा ऐसी रही है जहां मानवीय भावनाएं ठंडी होती हैं और हित हमेशा सबसे पहले आते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद टेंगलिंग ने औपचारिक सांत्वना देने के लिए मेरे पास आई। शियान, सच तो यह है कि मैं अभी भी तुम्हें बहुत मानती हूँ। तुम्हारे प्रोग्राम्स की रेटिंग स्टेशन पर हमेशा सबसे ज्यादा रही है। मुझे विश्वास है कि तुम इस मामले में सॉन्ग शिन्यू से नहीं हारोगे। ये होस्टिंग कंपटीशन बस एक औपचारिकता है। तो अगले पूरे हफ्ते सॉन्ग शिन्यू और मैंने बारी बारी से प्राइम टाइम स्लॉट होस्ट किया। टीवी स्टेशन ने प्राइम टाइम होस्ट के लिए एक पॉपुलैरिटी पोल भी आयोजित किया। आज रविवार है, ये हमारे कंपटीशन का आखिरी दिन भी है। इससे पहले हम दोनों ने 3 दिन होस्टिंग की थी। डेटा को देखते हुए मैंने हर पहलू में सॉन्ग शिन्यू को पछाड़ दिया था। आज स्टेशन ने हमारे लिए को होस्टिंग का अरेंजमेंट किया ताकि ऑडियंस वोट कर सके और तय कर सके कि प्राइम टाइम होस्ट की पोजीशन किसे मिलेगी। वर्तमान डेटा के आधार पर यह पोजीशन निश्चित रूप से मेरी है। चाहे लुक हो या प्रोफेशनलिज्म, आलोचना करने लायक कुछ भी नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि मैं पहले न्यूज होस्ट कर चुका था और मेरी अपनी फैन बेस थी। इसलिए न्यूज ब्रॉडकास्ट की शुरुआत से ही मेरी वोटों की गिनती सॉन्ग शिन्यू से कहीं आगे थी। ठीक जब सबको लग रहा था कि प्राइम टाइम होस्ट की पोजीशन मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, तभी एक घटना घट गई। जब हम न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, एक खबर सीधे वीबो की हॉट सर्च लिस्ट में ऊपर आ गई। इसने तेजी से नंबर 1 स्पॉट ले लिया। हॉट सर्च का टाइटल था, प्राइम टाइम होस्ट गुशियान की मां एक कातिल है। सोशल मीडिया पर तुरंत धमाका हो गया। मेरे बारे में गॉसिप तूफान की तरह आने लगी। एक कातिल का बेटा प्राइम टाइम होस्ट बनना चाहता है, वो इसके लायक कैसे है? उसकी मां कातिल है, पर वो तो कातिल नहीं है। ये दोनों पूरी तरह अलग बातें हैं। ठीक है, मछली हमेशा सिर से ही सड़ती है। एक मां जिसने पिता की जान ली और उसका बेटा, उसकी मानसिकता निश्चित रूप से विकृत होगी। एक कातिल के बेटे को रोज न्यूज पढ़ते देखना मुझे मानसिक आघात, ट्रॉमा देगा। ब्रॉडकास्ट शुरू होने के 10 मिनट के भीतर ही वोटों का रुख तेजी से बदल गया। मेरे पोलिंग पेज पर वोट बढ़ना लगभग रुक गए। इसके विपरीत सॉन्ग की बढ़त तूफानी रफ्तार से ऊपर चली गई। न्यूज होस्ट करते समय मैं इस असामान्य वोटिंग प्रोसेस को देख सकता था। मैंने मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया था कि कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने न्यूज रिपोर्ट को पूरी प्रोफेशनलिज्म और शांति के साथ खत्म किया। ब्रॉडकास्ट खत्म हुआ। सॉन्ग शिन्यू और मैं स्टूडियो से बाहर आए। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो पर खुद को रोक रहा हो। वे मुझे बहुत पेचीदा नजरों से देख रहे थे। मैंने उलझन में पूछा, क्या हुआ? कैमरामैन शाओ युआन बोला, शियान, वीबो हॉट सर्च चेक करो। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और वीबो खोला। उसे देखते ही मेरे चेहरे के भाव धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। मेरे बगल में खड़ी एक कलीग ने सावधानी से पूछा, शियान, जो लोग ऑनलाइन कह रहे हैं, क्या वह सच है? बाकी लोग भी आसपास जमा हो गए। शियान, क्या तुम्हारी माँ वाकई एक कातिल है? मैंने सुना है कि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता की जान ली तब तुम भी वहीं मौजूद थे, है ना? शियान, ऐसा लगता है कि तुमने कभी अपने परिवार या माता पिता का जिक्र नहीं किया। इस पल सॉन्ग शिन्यू आगे आया। सब लोग पूछना बंद करो, ये चीजें शियान की गलती नहीं है। बोलने के बाद उसने मेरी ओर चिंतित भाव से देखा। शियान, क्या तुम ठीक हो? जो ऑनलाइन चल रहा है उसे दिल पर मत लो। तुम्हारे माता पिता की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये सांत्वना जैसा लग रहा था, लेकिन असल में ये इस बात की पुष्टि करने के लिए था कि मैं एक कातिल का बेटा हूँ। मैंने अपना फोन बंद किया। मैंने ऊपर देखा। मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन मेरी आंखें डरावनी रूप से ठंडी थीं। सॉन्ग शिन्यू, ये तुम थे, है ना? सॉन्ग शिन्यू हैरान और आहत दिखा। शियान, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो खुद अभी न्यूज देखकर ही पता चला है। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई, मेरी आंखें और ठंडी। बेहतर होगा कि ये तुम ना हो, वरना तुम मेरा मिजाज जानते हो। सॉन्ग शिन्यू सफाई देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि टेंगलिंग गंभीर चेहरे के साथ आगे आई। शियान, सच तो ये है कि तुम्हारे परिवार के मामलों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पब्लिक का विरोध बहुत कड़ा है। मुझे टीवी स्टेशन पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचना होगा। प्राइम टाइम होस्ट की पोजीशन फिलहाल सॉन्ग शिन्यू को दी जाएगी। इस मामले के शांत होने के बाद हम बदलाव करेंगे। मैंने अपनी विनम्रता बनाए रखते हुए हल्की मुस्कान दी। ठीक है, मैं डायरेक्टर के अरेंजमेंट को फॉलो करूंगा। टेंगलिंग ने राहत की सांस ली और बात जारी रखी। तुमने लंबे समय से अपनी एनुअल लीव, सालाना छुट्टी नहीं ली है। बस 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो और अच्छी तरह आराम करो। मैं टीवी स्टेशन से निकला और सीधे जिंगा विला वापस चला गया। शिया किंग शुअर की स्टडी रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। मैं सीधे अंदर गया। वो अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसने साफ तौर पर शावर ले लिया था और पिंक पजामे में थी। वो सोच में डूबी कंप्यूटर को घूर रही थी। मैं उसके पास गया, उसके कान के करीब झुककर धीरे से सूंघा। आज तुमने कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। शिया किंग शुअर बहुत स्वाभाविक रूप से खड़ी हुई और मुझे गले लगा लिया। क्या तुम्हारा मूड खराब है? जैसे ही मैं दरवाजे पर आया था, शिया किंग शुअर को एहसास हो गया था कि मेरी भावनाएं ठीक नहीं है। मैंने सिर हिलाया। वो सही कहा, इसलिए मुझे इस समय सांत्वना की सख्त जरूरत है। अगर पहले की बात होती तो अब तक शिया किंग शुअर ने खुद ही पहल कर दी होती, लेकिन आज उसने इसके बजाय मेरा हाथ थाम लिया। क्या ये सब उस ऑनलाइन पोस्ट की वजह से है? मैं थोड़ा हैरान हुआ और धीरे से हंसा। महान मिस शिया इतनी बिजी है और फिर भी आपके पास इंटरनेट चलाने की फुर्सत है। शिया किंग शुअर ने एक हाथ से मुझे खींचा और दूसरे से डेस्क पर रखा लैपटॉप खोला। मैंने पता लगा लिया है कि इसे किसने पोस्ट किया था, खुद देख लो। मैं थोड़ा हैरान हुआ और कंप्यूटर की ओर देखा। स्क्रीन पे एक वीडियो क्लिप थी। वीडियो में मौजूद महिला ने बेसबॉल कैप पहनी थी और वो एक इंटरनेट कैफे में पोस्ट डाल रही थी और उस पोस्ट का कंटेंट वही था जो हॉट सर्च लिस्ट में टॉप पर था। शिया किंग शुअर ने बात जारी रखी। मैंने इस व्यक्ति की पहचान की भी जांच कर ली है।
ये न्यूज डिपार्टमेंट से तुम्हारी कलीग ली गई है जो पहले मॉर्निंग न्यूज की होस्ट हुआ करती थी। क्या तुम्हारा उसके साथ कोई विवाद था? मेरे चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। हाँ, कुछ विवाद थे। मैंने वीडियो में दिख रही पीठ की ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन वो सिर्फ किसी और के गंदे काम को अंजाम दे रही है। शिया किंगशुअर मेरे चेहरे को देख रही थी। वह बस किसी और की शादी का जोड़ा सी रही है। शिया किंगशुअर मुझे गौर से देख रही थी। तुम्हारा मतलब है कि उसे किसी ने उकसाया है? मेरी नजर अचानक कुछ डिग्री और ठंडी हो गई। तुम बेहतर जानती हो कि वो कौन है, शिया किंगशुअर ने ठंडेपन से कहा। तुम इसे कैसे हैंडल करने वाले हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर लैपटॉप बंद कर दिया। मैं मुड़ा और शिया किंगशुअर का चेहरा ऊपर उठाया। जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। मैं मिस शिया को कष्ट देने की हिम्मत नहीं करूंगा। मिस शिया शब्द सुनकर शिया किंगशुअर ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी, लेकिन मैंने पहल करते हुए उसके होठों पर एक किस कर दिया। आज रात मेरे कमरे में आना, ठीक है? शिया किंगशुअर बेशक मेरा इन्विटेशन मना नहीं कर सकी। अगले दिन मैंने ली वेई को कॉल किया और उसे मिलने के लिए कहा। ली वेई अभी भी बेहद घमंडी था। सॉरी, ली रेन के एडिटर इन चीफ ने मुझे आज एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ। ली वेई जाहिर है जानता था कि मैंने प्राइम टाइम होस्ट की पोजीशन खो दी है और डायरेक्टर ने मुझे जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया है। इसे छुट्टी कहा गया था, लेकिन असल में ये मुझे किनारे शेल्फ करना ही था। फोन की दूसरी तरफ ली वेई की आवाज में बहुत ज्यादा खुशी और जीत का भाव था। मेरी आवाज हमेशा की तरह शांत रही। दिन में समय नहीं है तो फिर आज रात यूनडिंग रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आज रात मेरी तरफ से दावत, क्या ख्याल है? यूनडिंग रोंगचिंग के सबसे हाई एंड रेस्टोरेंट में से एक है। ली वेई ने कुछ सेकंड विचार किया और मान गया। वो जानता था कि ये निश्चित रूप से एक होंगमिन बैंक्वेट खतरनाक दावत है, लेकिन वो बिल्कुल डरा नहीं था। शाम को ली वेई जानबूझकर 1 घंटा देर से पहुंचा। अनपेक्षित रूप से मैं अभी भी वहीं बैठकर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। ली वेई चलकर आया और मेरे सामने बैठ गया। मैंने अभी ली रेन में एडिटर इन चीफ की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। इत्तेफाक से मुझे एक असिस्टेंट एडिटर की कमी है। क्यों न तुम इस्तीफा दे दो और मेरे साथ ली रेन में काम करो? भले ही ये सिर्फ एक असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट है, पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यह बाद में टीवी स्टेशन पर खाली बैठे रहने से तो बेहतर ही है। ली वेई की नजर बेहद व्यंग्यात्मक और तिरस्कारपूर्ण थी। वो एक सीनियर था जिसने टीवी स्टेशन पर 5 साल काम किया था, जबकि मैंने वहां सिर्फ 1 साल काम किया था। फिर भी मैं हर तरह से उससे आगे निकल चुका था। अब वो आखिरकार अपना ये गुस्सा निकाल सकता था। मेरा चेहरा शांत रहा और मैंने हल्की मुस्कान दी। फिर आपके इस दयालु प्रस्ताव के लिए मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मेरा फिलहाल नौकरी बदलने का कोई इरादा नहीं है। ली वेई मजाक उड़ाते हुए हंसा। मैं तो बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, बजाय इसके कि तुम निकाले जाने का इंतजार करो। बेहतर होगा कि तुम खुद इस्तीफा दे दो। इस तरह तुम अपनी थोड़ी इज्जत बचा पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि डायरेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जो एक कातिल का बेटा है और टीवी स्टेशन की प्रतिष्ठा को कलंकित कर रहा है? भले ही डायरेक्टर तुम्हारी रक्षा करना चाहे, स्टेशन हेड कभी सहमत नहीं होंगे। मैं सीधे मुद्दे पर आया। मेरी मौजूदा स्थिति, क्या ये सब तुम्हारी बदौलत नहीं है? ली वेई ने बहुत ही मासूम चेहरा बनाया। क्यों शियान, अपने पतन के लिए मुझे दोष मत दो। अगर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत होते तो मैं उन्हें जारी करने के लिए आज तक इंतजार नहीं करता। मैंने अपने फोन पर एक वीडियो खोला और उसे ली वेई के सामने रख दिया। वीडियो खत्म करने के बाद ली वेई के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इंटरनेट कैफे में उसके पोस्ट करने का दृश्य मुझे एक वीडियो में मिल जाएगा। ली वेई के चेहरे पर घबराहट की एक झलक कौन थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। सही कहा, मैंने ही वो पोस्ट लिखी थी, पर उससे क्या? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। तुम्हारी माँ का कातिल होना ये एक सच है। मैंने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, ली वेई, मैं आज यहाँ तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करने नहीं आया हूँ। तुमने एक बात सही कही है ना? अगर तुम्हारे पास ये जानकारी होती तो तुम इसे जारी करने के लिए अब तक इंतजार नहीं करते। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हें ये सामग्रियाँ मटेरियल्स किसने दी? हालांकि मेरे दिल में पहले से ही जवाब था, लेकिन मैं फिर भी कुछ कंफर्म करना चाहता था। ली वेई ने ठंडी आह भरी। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया गुशियान, मैं ही था जिसने तुम्हारे बारे में छानबीन की थी। मैंने हल्की भौहें सिकोड़ी। ऑनलाइन उन्होंने केवल ये घोषणा की थी कि मेरी माँ एक कातिल थी। गू परिवार के साथ बच्चों की अदला बदली का कोई जिक्र नहीं था। मैं असामान्य रूप से शांत रहा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें वे डॉक्यूमेंट्स किसने दिए? ली वेई ने वही घमंडी चेहरा बनाए रखा। तुम जानना चाहते हो? वो जितना ज्यादा पूछ रहा था, ली वेई उतना ही कम बताने वाला था। मैंने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, अगर तुम मुझे अभी बता देते हो तो शायद मैं तुम्हें अब जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। ली वेई पागलों की तरह हंसा। गुशियान, ऐसे समय में भी तुम नाटक कर रहे हो। अब तुम्हारे पास क्या पावर है? मैं वाकई देखना चाहूंगा कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने अपना फोन निकाला और खड़ा हो गया। फिर मैंने एक नंबर डायल किया। ये शिया किंगशुअर को किया गया कॉल था। कॉल तुरंत रिसीव हो गया। मैंने कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? कुछ मिनटों के बाद मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। ली वेई ने उपहास किया। ओह, नाटक करना बंद करो। तुम्हें लगता है कि एक फोन कॉल मुझे डराने के लिए काफी है? तुम खुद को समझते क्या हो? ली वेई बिल्कुल नहीं डरा था। उसने पहले ही मूल पोस्ट डिलीट कर दी थी। ज्यादा से ज्यादा मैं केवल इमेज राइट्स के उल्लंघन के लिए पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर सकता था। इस तरह की चीज को थोड़े से मुआवजे के पैसों से सुलझाया जा सकता है। लेकिन इसके बहुत जल्द बाद ली वेई को ली रेन के एडिटर इन चीफ का फोन आया। ली वेई, मुझे डर है कि मैं तुम्हें वो एडिटर इन चीफ की पोजीशन नहीं दे सकता। ली वेई तुरंत घबरा गया। एडिटर इन चीफ वांग, क्या आज हमारे बीच समझौता नहीं हो गया था? तुमने पक्का किसी को नाराज किया है। मैं बाकी मामलों के बारे में और कुछ नहीं कह सकता। संक्षेप में, आदेश ऊपर से आया है। फोन काटने के बाद ली वेई ने संदेह से भरे चेहरे के साथ मेरी ओर देखा। ली रेन में एडिटर इन चीफ की पोजीशन, वो कई महीनों से इसके लिए सावधानीपूर्वक प्लानिंग कर रहा था। उसने इस प्रक्रिया में बहुत सारा पैसा खर्च किया था। उसने अपने सभी कनेक्शन इस्तेमाल किए थे। आखिरकार इसे अपनी मुट्ठी में करना बहुत मुश्किल था। इसके तुरंत बाद वो गुस्से में दहाड़ा। गुशियान, तुमने क्या चाल चली है? तुम्हारी मेरा करियर बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने भी अपने चेहरे से मुस्कान हटा दी। तुमने ये सब खुद पर बुलाया है। मैं तो लगभग भूल ही गया था।
ली रेन की एडिटर इन चीफ के साथ तुम्हारे रिश्ते काफी अच्छे हैं, है ना? क्या हुआ? क्या तुम उसके साथ सोए थे? ली वेई, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ। अगर मैं ली रेन का एडिटर इन चीफ नहीं बन सकता तो अभी भी बहुत सारी अन्य मीडिया पत्रिकाएं हैं जो मुझे अपने यहाँ काम देने के लिए भीख मांग रही हैं। मैंने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर बात जारी रखी। मुझे डर है कि तुम अब कहीं नहीं जा पाओगे। तुम्हें सभी मीडिया आउटलेट्स द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मेरा आत्मविश्वासी लहजा देखकर वो अचानक थोड़ा डर गया। उसने हड़बड़ी में कुछ फोन कॉल्स किए। जो मैंने कहा था वो पूरी तरह सच था। जिन प्रमुख अखबारों और पत्रिकाओं के वो करीब था, उन सभी को उसे ब्लैकलिस्ट करने के आदेश मिल चुके थे। ली वेई कुर्सी पर ढह गया। वो अपने सामने बैठे आदमी को टकटकी लगाकर देखने लगा। कौन है वो? बेहद मूर्ख, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने किसे नाराज किया है। अचानक मेरे पीछे एक लंबी आकृति दिखाई दी। ली वेई ने ऊपर देखा। उसका चेहरा अचानक खौफ से भर गया। यंग मिस शिया किंगशुअर मेरे पीछे खड़ी थी। उसने आत्मीयता से अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने खुद थोड़ा हैरान होकर ऊपर देखा। तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें कल रात नहीं बताया था? आज किन मेंग याओ का जन्मदिन है। प्राइवेट रूम यहीं यूनडिंग रेस्टोरेंट में बुक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ किसी दोस्त से मिल रहे होगे। फिर शिया किंगशुअर की नजर ली वेई पर पड़ी। उसकी नजर तुरंत ठंडी और पैनी हो गई। ली वेई का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। हमारे व्यवहार, लहजे और हालिया बातचीत से ली वेई समझ सकता था कि हमारे बीच का रिश्ता बिल्कुल भी साधारण नहीं था। वह केवल हड़बड़ी में माफी की भीख मांग सका। यंग मिस शिया, प्लीज मुझे कोई रास्ता दीजिए। वो मैं नहीं था, वह सोंगशिन यू था। सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सोंगशिन यू ने दिए थे। जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, उसने अचानक मुझे डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर दिया और मुझसे कहा कि वोटिंग के आखिरी दिन इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देना। मैं तो बस सोंगशिन यू के हाथों का एक खिलौना हूँ। ली वेई अच्छी तरह जानता था कि इस यंग मिस शिया को नाराज करने का अंजाम कितना भयानक होगा। हालांकि शिया किंगशुअर का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक खिलौना भी मौत का हकदार होता है। मैं तुम्हें रोंगचिंग छोड़ने के लिए 3 दिन देती हूँ। मुझे अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना। ली वेई के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। निराशा में वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। अपना मनचाहा जवाब मिलने के बाद मैं धीरे से खड़ा हुआ। शिया किंगशुअर ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखें कोमलता से भरी थी। हम साथ में रेस्टोरेंट से बाहर निकले। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मुझ पर तुम्हारा एक उधार रहा। शिया किंगशुअर ने बेपरवाही से कहा, चूंकि तुमने कहा कि तुम्हारा मुझ पर उधार है, तो उस एहसान को चुकाने का एक मौका अभी है। मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा। कैसा मौका? मैंने अभी बताया। क्या तुम मेरे साथ किन मेंग याओ की बर्थडे पार्टी में चलोगे? चिन मेंग याओ की बर्थडे पार्टी यही है। बाकी सबके साथ कोई ना कोई मेल कंपेनियन है, बस मैं अकेली हूँ। ये बहुत ही एम्बैरसिंग है। क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर कुछ ड्रिंक्स लो, बाद में हम साथ घर चलेंगे। मैंने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर चलते हैं। प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और अंदर का जीवंत माहौल बाहर तक महसूस होने लगा। कमरा बहुत बड़ा था। मेज हर तरह के गिफ्ट से भरी हुई थी और एक विशाल बर्थडे केक का एक हिस्सा पहले ही काटा जा चुका था। किंगशुअर दीदी, आप वापस आ गई। अभी आप कहाँ गई थी? एक अमीर यंग मास्टर जल्दी से पास आया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे शिया किंगशुअर के साथ खड़े देखा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आवाज भी कुछ सुर ऊपर चढ़ गई, जो पूरी तरह शत्रुता से भरी थी। किंगशुअर, ये कौन है? बाकी लोग भी एक एक करके होश में आए और दरवाजे की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि शिया किंगशुअर वाकई अपने साथ एक आदमी को लेकर आई है। सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शिया किंगशुअर की आवाज बहुत ही कैजुअल थी, लेकिन वो इतनी तेज थी कि कमरे में मौजूद हर कोई सुन सके। सबके जबड़े अविश्वास में गिर गए। हर कोई जानता था कि बीजिंग जिंगचेंग में शिया किंगशुअर का पीछा करने वाले चाहने वालों की कतार पेरिस तक लग सकती है। फिर भी उसने कभी उनमें से किसी को मुड़कर नहीं देखा। वजह ये थी कि उसने हमेशा अपने दिल में एक आदमी की छवि छुपा कर रखी थी। उस आदमी के लिए वो अब तक कुंवारी रही थी। अपने दादाजी द्वारा तय की गई शादी से बचने के लिए वो बीजिंग से हजारों मील दूर एक छोटे से शहर रोंगचिंग में रहने आ गई थी। शिया किंगशुअर 3 साल से रोंगचिंग में रह रही थी। इसमें से आधा समय पैराडाइज रिसोर्ट प्रोजेक्ट के लिए था और बाकी आधा समय इसलिए क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी तय कर दी थी। बीजिंग के 4 महान परिवारों में से एक, चिन परिवार के इकलौते वारिस चिन ली के साथ। बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरी भावनाओं के साथ ऐसा कर सकती हो? शिया किंगशुअर ठंडी हंसी हंसी। मेरा बॉयफ्रेंड होने से तुम्हारा क्या लेना देना? चिन ली की भौहें बुरी तरह तन गईं। शिया किंगशुअर, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि दादाजी मुझे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने पहले ही मेरे परिवार से गुप्त रूप से शादी का प्रस्ताव रखा है। बस अभी इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। शिया किंगशुअर के होठों पर एक सर्द मुस्कान आ गई। मैंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अगर ये दादाजी का फैसला था तो जाकर उन्हीं से बात करो। चिनली ने अविश्वास में अपने सामने खड़ी महिला को देखा। ये देखकर कि शिया किंगशुअर बहस करने वाली है, चिन मेंग याओ ने दखल देने के लिए जल्दी से कदम आगे बढ़ाए। शाओ जे, तुम्हारी शादी अभी पक्की नहीं हुई है। यहाँ तमाशा मत करो। चिनली गुस्से में था। दीदी, आप किसकी तरफ हैं? क्या आप बस अपनी होने वाली भाभी को एक प्रिटी बॉय साथ रखने देंगी? चिन मेंग याओ शिया किंगशुअर के सामने आ खड़ी हुई। किंगशुअर, आखिर वो मेरा छोटा भाई है। मेरी खातिर खुद को उसके लेवल पर मत गिराओ। बोलने के बाद चिन मेंग याओ मेरी ओर देखने के लिए मुड़ी। मेरे लुक्स को देखकर उसकी आंखों में साफ हैरानी थी। तो ये मिस्टर गू हैं। हम पिछली बार रॉयल गोल्फ कोर्स में मिले थे। मैंने भी बहुत उदार और स्वाभाविक व्यवहार किया। आज इत्तेफाक से मैं यही डिनर कर रहा था। मैंने किंगशुअर से सुना कि आज मिस चिन का बर्थडे है, इसलिए मैं खास तौर पर एक केक का टुकड़ा मांगने और सबके साथ जश्न मनाने चला आया। चिन मेंग याओ मिस्टर गू के यहाँ आने की इच्छा देखकर काफी प्रसन्न लग रही थी। मिस्टर गू, आपका हमारे बीच होना वाकई मेरे लिए सम्मान की बात है। ये कमरा शिया किंगशुअर के बचपन के दोस्तों से भरा हुआ था। वे मुझे अर्थपूर्ण नजरों से देख रहे थे। हर कोई अंतहीन कयास लगा रहा था कि मुझे यहाँ लाने के पीछे यंग मिस के क्या इरादे थे। यंग मिस शिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किए गए बॉयफ्रेंड के रूप में उन 2 शब्दों सिर्फ बॉयफ्रेंड का वजन ही उसे जीवन भर की दौलत और शोहरत की गारंटी देने के लिए काफी था। चिन ली जे गुस्से से फटने को तैयार था। पिछली बार ओल्ड मैडम के बर्थडे सेलिब्रेशन में शिया किंगशुअर ने मूल रूप से उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। उसके लिए उसने विदेश में पढ़ाई करने का मौका तक छोड़ दिया। वो हजारों मील का सफर तय करके इस छोटे से शहर में आया। क्या ये सिर्फ उसे कुछ और बार देखने के लिए नहीं था? अनपेक्षित रूप से वो यहाँ किसी दूसरे आदमी को ले आई और सार्वजनिक रूप से ये घोषणा भी कर दी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, ताकि उसे इस तरह नीचा दिखाया जा सके।
एक बार ये खबर बाहर निकल गई तो वो शायद दुनिया भर में मजाक का पात्र बन जाएगा। चिनलीजे सोफे पर बैठा मुझे नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। शिया किंगशुअर ठीक मेरे बगल में बैठी थी। उसकी आंखें कोमल स्नेह से भरी थीं। उसने खुद मेरे लिए फल तक छीले। प्रतिष्ठित यंग मिस शिया ने कभी किसी मर्द के साथ ऐसा व्यवहार कब किया था? उसके दिल में ईर्ष्या और आक्रोश की आग और भड़क उठी। आखिरकार वो और ज्यादा खुद को नहीं रोक सका। जब शिया किंगशुअर बाहर कॉल लेने गई थी, उसने केक का एक टुकड़ा उठाया और सीधे मेरी ओर चल दिया। कमरे में हर कोई अपने काम में व्यस्त था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो पीछे से कदम दर कदम मेरे करीब आया। उसने अपना हाथ उठाया। उसका इरादा केक को मेरे सिर पर मारने का था, लेकिन मैं जो उस समय महजूम टेबल पर बैठा था, ऐसा था जैसे मेरे सिर के पीछे भी आंखें हों। जिस पल केक नीचे आने वाला था, मैं अचानक खड़ा हो गया। मेरा कंधा सीधे चिनलीजे की कोहनी से जा टकराया। उसका हाथ ऊपर की ओर झटक गया। केक का एक बड़ा टुकड़ा सीधे नीचे गिरा और पूरी तरह से उसके अपने ही चेहरे को ढक लिया। चिनलीजे का पूरा चेहरा और बाल केक से इतने भर गए थे कि उसे पहचानना मुश्किल था। वो आग बबूला था। तुम प्रिटी बॉय, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? ये कहने के बाद उसने अपना मुक्का घुमाया और सीधे मेरे चेहरे पर निशाना साधा। मैंने पहले सांडा की पढ़ाई की थी। मैं उसे इतनी आसानी से खुद को मारने कैसे देता? मैं थोड़ा एक तरफ झुककर बच गया। दूसरी ओर चिनलीजे पहले टेबल से टकराया, फिर फर्श पर रखी शराब की बोतलों से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो बिल्कुल बदहाल दिख रहा था। आसपास के लोग उलझन में एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने को तैयार नहीं था। एक तरफ होस्ट का छोटा भाई था तो दूसरी तरफ यंग मिस शिया का बॉयफ्रेंड। किसी भी पक्ष की मदद करने का मतलब दूसरे को नाराज करना होता। इसके अलावा चिनलीजे बीजिंग में अपने अहंकार के लिए जाना जाता था, इसलिए हर कोई बस खड़ा रहा और तमाशा देखता रहा। लेकिन ये साफ था कि चिनलीजे इस मिस्टर गू के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहा था। ये मिस्टर गू सिर्फ बचते हुए लग रहे थे, लेकिन वास्तव में उनके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स थे। हमले से बचने के लिए उनकी हर चाल में शालीनता और गरिमा झलक रही थी, जबकि उन पर पागलों की तरह हमला करने वाले चिनलीजे और भी दयनीय दिख रहे थे। उसके माथे पर पहले ही एक बड़ा सा उभार आ गया था। तभी शिया किंगशुअर अंदर आई। मैं जल्दी से उसके पीछे छिप गया। किंगशुअर, मुझे लगता है मिस्टर चिन नशे में है। ये सुनते ही चिनलीजे पूरी तरह आपा खो बैठा। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे किंगशुअर बुलाने की? आज मैं तेरा मुंह चीर दूंगा। चिनलीजे मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शिया किंगशुअर ने उसे रोक दिया। चिनलीजे, हद में रहो, वरना फिर मुझे अपनी बहन का लिहाज न करने के लिए दोष मत देना। माहौल अचानक बर्फीला हो गया। चिनलीजे इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। किंगशुअर, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसने मुझे मारा है? मेरा चेहरा देखो और यहाँ भी देखो। चिनलीजे ने अपने माथे के उभार और घुटने पर कांच के टुकड़े से लगे कट की ओर इशारा किया, लेकिन शिया किंगशुअर बस मेरी ओर देखने के लिए मुड़ी। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। यहाँ का माहौल मुझे रास नहीं आ रहा। मैं घर जाना चाहता हूँ। शिया किंगशुअर ने मेरा हाथ दबाया। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं। इसके साथ ही शिया किंगशुअर मुझे प्राइवेट रूम से बाहर ले गई। मैंने मुस्कुराते हुए शिया किंगशुअर की ओर देखा। क्या तुम मेरी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो? शिया किंगशुअर जवाब में धीरे से हंसी। इतनी खुशहाल बर्थडे पार्टी और तुमने होस्ट के भाई का ये हाल कर दिया, और तुम अभी भी पूछ रहे हो कि क्या मैं संतुष्ट हूँ? मैंने सिर हिलाया और प्रशंसा के भाव में अपनी जीभ थपथपाई। एक बड़े खानदान का वो यंग मास्टर तुम्हारी करीबी दोस्त का भाई भी है। तुम्हारे लिए उससे सीधा उलझना सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए तुम्हें एक प्रिटी बॉय की जरूरत थी जिस पर सगाई तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी डाली जा सके, और इसी बहाने उस मिस्टर चिन को एक करारा झटका भी मिल जाए ताकि वो निराशा में तुम्हारा पीछा छोड़ दे। बड़े परिवारों के हित स्वाभाविक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। बेशक दोनों पक्षों को अपनी इज्जत बचानी होती है। एक बार सगाई तय हो जाने के बाद अगर शिया किंगशुअर उसे तोड़ना चाहती है तो उसे एक बलि के बकरे की जरूरत थी, और तुम जाहिर है सबसे अच्छे उम्मीदवार हो। इस तरह अगर चिन परिवार नफरत भी पालेगा तो वे अपनी तलवारें सिर्फ इस प्रिटी बॉय की तरफ करेंगे, यानी मेरी तरफ। शिया किंगशुअर धीरे से हंसी। उसने और कुछ नहीं कहा। तुम चीजों को जरूरत से ज्यादा पेचीदा बना रहे हो। उस रात मैं सो नहीं सका। भले ही मैंने बिस्तर पर अपनी पूरी ऊर्जा खत्म कर दी थी, फिर भी मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। मैं उठा और भोर होने तक बालकनी पर विकर चेयर पर बैठा रहा। मैं अपने चुनाव को लेकर तड़पता रहा। भले ही इन सभी वर्षों में सॉन्ग शिन यू ने मेरे साथ इतना गलत किया था, लेकिन मैंने उसे कभी भी किसी बंद गली में नहीं धकेला था, क्योंकि मैं ही वो इंसान था जिसने सॉन्ग शिन यू को नरक के दलदल से बाहर निकाला था। लेकिन सॉन्ग शिन यू, अब मैं ही वो व्यक्ति हूँगा जो तुम्हें वापस नरक में धकेलेगा। जैसे ही आसमान साफ होने लगा, मैंने अपना फोन उठाया और नंबर डायल किया। क्या ये आंटी ली है? क्या आपको पता है कि सॉन्ग शिन यू देश वापस आ गया है? सुबह के 8 बजे टीवी स्टेशन के गेट के सामने लोगों की हलचल थी। मेरी कार पास में ही पार्क थी। एक पल बाद मैंने टीवी स्टेशन के गेट पर एक झुककर चलने वाली महिला को देखा। वो व्यक्ति ली शुफन थी, सॉन्ग शिन यू की माँ। वो फटे पुराने कपड़ों में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो टीवी स्टेशन में दाखिल होने वाले लोगों को गौर से देख रही थी। आखिरकार उसने सॉन्ग शिन यू को आते देखा। ली शुफन ने सॉन्ग शिन यू का हाथ कसकर पकड़ लिया। शिन यू, ये वाकई तुम हो? तुम कपूत, तुम्हारी बिना एक शब्द कहे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? पहले तो सॉन्ग शिन यू ने इस औरत को बिल्कुल नहीं पहचाना, लेकिन जब उसने उस चेहरे को गौर से देखा तो उसकी आंखों में साफ तौर पर खौफ दिखाई देने लगा। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? उस बूढ़ी औरत ने सॉन्ग शिन यू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर वो चिल्लाने और तमाशा करने लगी। सब लोग आओ और देखो, मेरे इस कपूत बेटे को देखो। मैंने इसे पालने के लिए इतने सालों तक कितनी मेहनत की, इसे यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। अब जब ये बड़ा हो गया है तो इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बूढ़ी औरत जिंदा है या मर गई। इसका बाप अभी भी अपाहिज है और बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन इसे उसकी खबर लेने की भी फुर्सत नहीं है। कितना बेरहम इंसान है। आसपास के लोग आकर्षित हुए और तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। किसी ने सॉन्ग शिन यू को पहचान लिया। वे बीच बचाव करने और दोनों को अलग करने के लिए दौड़े। ये देखकर ली शुफन जमीन पर गिर गई और विलाप करते हुए ड्रामा करने लगी। मेरी जिंदगी इतनी दुख भरी क्यों है?
मैंने एक आस्तीन का सांप पाला है। ये कैसा एमसी है, ये अपने माता पिता का भी ख्याल नहीं रखता। ली शूफन के डर से सोंग शिन्यू का पूरा शरीर कांप रहा था। वह डर उसकी हड्डियों तक समाया हुआ था। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखों में अत्यधिक डर और साथ ही गहरी नफरत थी। सब लोग घेरा बनाकर देख रहे थे। भीड़ की सहानुभूति और तिरस्कार भरी नजरों ने सोंग शिन्यू के दिल को छलनी कर दिया। सोंग शिन्यू पागलों की तरह चिल्लाया, मैं इसे नहीं जानता, ये एक पागल औरत है, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं कार में बैठा शांति से ये सब देख रहा था। सोंग शिन्यू को अपना मुखौटा उतरते देख, पागलों की तरह चिल्लाते देख, मैंने शांति से अपना सनग्लास पहना और वहां से चला गया। हालांकि 2 घंटे बाद मुझे वेन्यू टिंग का फोन आया, गुशियान अभी के अभी अपनी शक्ल लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। मेरी आवाज ठंडी थी। क्या हुआ? शिन्यू इमरजेंसी रूम में है, अगर उसे कोई गंभीर चोट आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फोन काटने के बाद मुझ पर झुंझलाहट की एक लहर दौड़ गई। मैंने शिन्यू की जानकारी ली शूफन को लीक की थी। ये बस उसे उसकी ही दवा का स्वाद चखाने जैसा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोंग शिन्यू की मां इतनी बेरहम होगी। अंत में मैं हॉस्पिटल गया। जब मैं पहुंचा, सोंग शिन्यू को इमरजेंसी रूम से निकालकर एक हाई एंड वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं कमरे के दरवाजे तक गया। दरवाजा थोड़ा खुला था और मैं अंदर का सब कुछ साफ देख सकता था। सोंग शिन्यू कमजोरी से वेन्यू टिंग के सहारे टिका हुआ कह रहा था, मेरे परिवार के बारे में सिर्फ शियान ही जानता है। मेरे घर में तो टीवी तक नहीं है। मेरी माँ अनपढ़ है और कभी न्यूज नहीं देखती। ये पक्का शियान ही होगा जिसने उसे बताया। वो अच्छी तरह जानता है कि मेरी माँ एक खून चूसने वाली औरत है, कि बचपन से ही उसने मुझे कंट्रोल किया है, मेरा शोषण किया है और मैं उसके हाथों मरते मरते बचा हूँ। अब उसने टीवी स्टेशन पर यह तमाशा करवाया ताकि सबको पता चल जाए कि मेरी माँ पागल है। मैंने अपने कलीग्स के सामने अपनी सारी इज्जत खो दी है। मैंने इस एंकर की पोजीशन के लिए इतनी मेहनत की और शियान ने यह सब कर दिया। वेन्यू टिंग ने उसे प्यार से सांत्वना दी, सब ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसी पल मैंने अपना हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। दोनों ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। मुझे देखते ही वेन्यू टिंग का गुस्सा फूट पड़ा। गुशियान, तुम्हारी यहां अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा चेहरा भावहीन रहा। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, ये सब सिर्फ मामूली चोटें हैं। वेन्यू टिंग ठंडी हंसी हंसी, तुम बहुत निराश लग रहे हो। सोंग शिन्यू की आंखें शिकायत और नफरत से भरी थीं।